चलिए शुरू करें। तब ये बताएं, कल सवालात सारे हो गए थे? कई लोग सवालात का संधि विच्छेद सवा और लात कर देते हैं, जबकि होता सवाल और आत है। ठीक है, तो अब देखिए, कुल टॉपिक्स पाठ्यक्रम में है 8। ठीक है, उनमें से एक हो गया, बहुत बधाई हो आप लोगों को। ठीक है, ये जो पहला टॉपिक था ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नहीं था, इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा फिलोसफी, थोड़ा सोशियोलॉजी मिक्स था। अब हम 3 टॉपिक्स उठाएंगे जिनका संबंध है साइकोलॉजी के साथ। साइकोलॉजी की स्पेलिंग बहुत मजेदार है, इसमें P है पर साइलेंट है, H है वो भी साइलेंट है, तो पसाइचोलॉजी जिसको बोल सकते थे, उसके बदले में उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अंग्रेजी में यही दिक्कत है कि जो लिखा है और जो बोलना है उसमें गैप है, और जिसको ना पता हो पहले से वो फंस सकता है बेचारा उसके अंदर। इसलिए बड़ा कंफ्यूजनिंग भाषा है, कंफ्यूजन पैदा करने वाली भाषा है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच का नाम है सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक, आपके पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का संबंध केवल और केवल सोशल साइकोलॉजी से है, साइकोलॉजी की किसी और ब्रांच के साथ नहीं है। स्पष्ट हुआ एकदम? तो आपको अगर साइकोलॉजी की पुस्तक कभी पढ़ने का मन करे, देखें, तो उसमें केवल एक खंड है सोशल साइकोलॉजी। उसके बहुत सारे टॉपिक्स में से केवल 3 टॉपिक्स हैं जो कि पाठ्यक्रम में है। वो कौन कौन से 3 टॉपिक्स हैं? एक है टॉपिक नंबर 2, एक है टॉपिक नंबर 4, और दूसरा एक हिस्सा है टॉपिक नंबर 3 का भी, जो पूरा तो नहीं है। तो टॉपिक नंबर 2 का नाम है एटीट्यूड। तो जल्दी से बताइए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति। पक्का? चलिए, तो एटीट्यूड को बोलते हैं अभिवृत्ति। हालांकि किसी किसी किताब में आपको शायद मनोवृत्ति लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन जो यूपीएससी का अनुवाद है वो अभिवृत्ति है, इसलिए हम अभिवृत्ति शब्द ही प्रयोग करेंगे। ठीक, ये है टॉपिक नंबर 2 आपका। जो टॉपिक नंबर 3 है उसमें 2 चीजें हैं, वो है कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसमें से भी हम केवल एक शब्द लिख रहे हैं, वो है एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छा शब्द कौन सा है? रुझान नहीं है, अभिरुचि है। अभिरुचि। अगर रुझान बोलना ही होगा तो किसको बोलेंगे? अभिवृत्ति को बोलेंगे। ठीक है, इसको तो बोलेंगे प्रतिभा। प्रतिभा के नजदीक है। और टॉपिक नंबर 4 का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तीनों टॉपिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भावनात्मक प्रज्ञा बोल लीजिए, बुद्धिमत्ता बोल लीजिए। यूपीएससी ने एक बार पूछा भावनात्मक प्रज्ञा क्या है, तो यही शब्द मान लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। और सरल भाषा में अगर इन तीनों शब्दों को हमें कहना हो, अभिवृत्ति के लिए सबसे सरल शब्द है रुझान। ठीक, रुझान का प्रयोग हर जगह नहीं, समझ लीजिए नहीं कि चुनावों के ताजा रुझान बता रहे हैं, उस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि इस व्यक्ति का इस विषय के बारे में कैसा रुझान है, उस सेंस में। ठीक है, एप्टीट्यूड शब्द को समझने का सबसे आसान शब्द कौन सा माना था हमने? प्रतिभा, टैलेंट जैसा कुछ कुछ, समझेंगे इसको विस्तार में। और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कोई दूसरा एक शब्द नहीं है, इसको भावनात्मक समझदारी जैसा कुछ कह के, या भावनात्मक परिपक्वता कह लीजिए, ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उससे काम चल सकता है। भावनात्मक समझदारी। तो हम लोग टॉपिक नंबर 1 जो कि जनरल टॉपिक था, उससे अब बढ़ रहे हैं एक विषय के भीतर, मनोविज्ञान। हमें यह भी ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान की बहुत बारीकियों में नहीं जाना है, उसकी बारीक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को समझते हुए सरल भाषा में, आसान भाषा में उसको समझना है, उसी में लिखना है। ठीक है, स्पष्ट? चलिए, हम शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 2 से, जिसका नाम है एटीट्यूड। लेकिन टॉपिक नंबर 2 पर आने से पहले भी एक बार थोड़ा सा एक चीज को और समझते हैं, उसमें से सारे टॉपिक्स अपने आप निकल जाएंगे। और जिस बेसिक चीज को समझना चाह रहे हैं हम लोग, उसका नाम है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, जो कि आपके पास धाकड़ किस्म का है। धाकड़ शब्द से परिचित हैं आप लोग? ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, वही सुना है, उससे पहले सुना हुआ था? कितने लोगों ने उससे पहले नहीं सुना था? अच्छा, वही पहली बार सुना आपने। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, ये आर ही है, लेकिन इसकी कमर टेढ़ी हो गई थी बेचारे की, अब ठीक हो गया। व्यक्तित्व। आपसे कई बार लोग पूछते होंगे ना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, तुम्हारा व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि यूपीएससी में मेंस के बाद होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। और व्यक्तित्व परीक्षण में बच्चे सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है जिसका परीक्षण होने वाला है। तो वो बेचारे लगे रहते हैं जीएस रिवाइज करने में, ऑप्शनल रिवाइज करने में, अपने होम स्टेट के बारे में इतने तथ्य याद कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में और क्या पूछेंगे, यही सब पूछते हैं। कुछ मात्रा में सफल भी होते हैं उससे। व्यक्तित्व क्या है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जो
स्थूल किस्म के लोग हैं, उनकी नजर में व्यक्तित्व का मतलब होता है चेहरा, मोहरा, वजन, आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, रंग, ये सब। स्थूल का मतलब मोटी बुद्धि के लोग। ठीक, जो मोटी बुद्धि के लोग हैं व्यक्तित्व की परिभाषा ऐसे करते हैं, क्या पर्सनैलिटी है, देख सामने आ रहा है, देख क्या पर्सनैलिटी है, उसको देख क्या पर्सनैलिटी है, बाप रे बाप, कौन नहीं मर जाएगा। तो जब आप ऐसे मसले में पर्सनैलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल आप उस शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी क्या है, इसको लेकर मनोविज्ञान में एक सुपरफिशियल अप्रोच है जो मैंने आपको बताई, एक सब्सटेंटिव अप्रोच है जिसका मतलब है कि व्यक्तित्व का सब्सटेंस देखना चाहिए। लेकिन अभी मेरा पर्पस पर्सनैलिटी के सारे परिभाषाओं के मत वैभिन्न पर बात करने की बजाय ये है कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी के भीतर बहुत सारे पक्ष शामिल हैं, ये समझें। तो अगर कोई आपसे पूछे पर्सनैलिटी क्या है, सिंपल सी बात, पर्सनैलिटी क्या है, आप मुझे मोटा मोटा ये बताइए, पर्सनैलिटी में जो चीजें होती है स्थायी होती हैं, एकदम अस्थायी होती हैं, या सामान्यतः स्थायी होती हैं? सामान्यतः स्थायी होती हैं। तो पहला पॉइंट मैं नोट कर लेता हूं, स्थायी, सामान्यतः स्थायी। मनोविज्ञान की दुनिया में कुछ भी ऐसा स्थायी नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि जब तक बड़ा कारण नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सामान्यतः स्थायी, या रिलेटिवली स्टेबल, या ड्यूरेबल, या जिसमें एंड्योरेंस हो, ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये बताएं कि जैसे कोई आपसे कहे कि आपने कहा कि मैं एक व्यक्ति से मिला, क्या पर्सनैलिटी थी उसकी, और उसने कहा उसके बारे में कुछ बताओ, और आपने कहा उसके बारे में क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। पहली बात यह कि उसकी 2 आंखें थी, आपने यहां से शुरू किया, उसने कहा अच्छा थोड़ा और बताओ, फिर आपने कहा उसके कान भी 2 थे, और तो और उसके हाथ भी 2 थे, पैर भी 2 थे, दांत गिने नहीं किंतु 30 के आसपास लग रहे थे, और ऐसे ऐसे कुछ बातें आपने बोली, मान लीजिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसकी नाक एक थी, और जो बेसिक बातें हैं, उंगलियां 5 दोनों हाथों में थी। तो इतनी बातें अगर आपने कही उसके बारे में, तो क्या इससे उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो आपका व्यक्तित्व क्या है? आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समुच्चय है जिनकी वजह से आप दूसरों से अलग होते हैं, जिनकी वजह से सब लोग एक जैसे हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा ना हो, तो नेचुरल सी बात है, प्राकृतिक विशेषता है। सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 पैर हैं, इसमें क्या खास बात है? लेकिन जो चीज आपको सभी से या अधिकांश से अलग कर देती है, उसको बोलते हैं व्यक्तित्व। और वो एक चीज नहीं होती है, आपके अंदर मान लीजिए 10 ऐसी चीजें हैं, उनमें से एक आपको 80 से अलग कर देगी, दूसरी 60 से अलग करेगी, तीसरी 40 से अलग करेगी, चौथी 70 से अलग करेगी, पांचवी 90 से अलग करेगी, और इन पांचों का कॉम्बिनेशन 99 से अलग कर देगा। क्योंकि अलग अलग विशेषताएं आपके पास हैं और उनका यूनिक कॉम्बिनेशन आपके पास है, वो यूनिक कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके पास है। और इस प्रकार पर्सनैलिटी की दूसरी बात ये हुई कि स्थायी तो है, इसमें मेन बात है जो आपको अलग या विशिष्ट बनाए, जिसकी वजह से आप बाकियों से अलग रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, समझे जाते हैं। और होता क्या है, ये अलग कौन सी चीजें होती हैं? तो इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे कि इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? स्थायी गुणों का वह समूह जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बाकी व्यक्तियों से अलग और विशिष्ट रूप में जाना जाता है। सो सिंपल। ये स्थायी क्या है? स्थायी गुण कह लीजिए या स्थायी विशेषताएं कह लीजिए। गुण का मतलब अच्छे सेंस में नहीं है, गुण का मतलब नॉर्मल सेंस में, जो उसकी विशेषताएं हैं इस सेंस में। क्योंकि यदि 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मक्कार है एकदम और बाकी सारे शरीफ हैं, तो उसका मक्कारत्व ही उसका व्यक्तित्व है। तो ये पूछेगा बताओ उसके बारे में, एकदम मक्कार आदमी है, यही चीज उसको बाकियों से अलग कर रही है। पर मक्कार होना गुण नहीं है उस सेंस में, अच्छी वाली सेंस में, विशेषता वाली सेंस में है कि बाकियों से अलग है इस सेंस में। तो यहाँ गुण शब्द का मतलब अच्छे सेंस में नहीं है, केवल अलग वाली सेंस में है, विशेषता की सेंस में है। कंफ्यूज ना होना चाहे तो काम कीजिए, गुण शब्द को हटाई दीजिए और सिंपल एक वाक्य लिख लीजिए, व्यक्तित्व क्या है। अब बताइए अपने परिभाषा से बनती है स्थायी विशेषताओं का वह समूह। लिख लो एक वाक्य में जल्दी से, स्थायी विशेषताओं का वह समूह जिसके कारण कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में जाना जाता है। रिपीट कर दें, अच्छा लगा? लो सुनो, फिर से सुनो, कोई बात, वंस मोर, इरशाद बोलो उसको। ठीक है, क्या था? स्थायी विशेषताओं का वह समूह जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपसे यूपीएससी में परिभाषाएं पूछने का रिवाज नहीं है, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, वो तो कंसेप्ट पूछेंगे, कंसेप्ट ऐसे समझना है एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। अब कोई आपसे पूछे व्यक्तित्व किन चीजों से मिलकर बनता है, तो व्यक्तित्व बनता है मोटे तौर पर 3 तरह की चीजों से मिलकर। जब भी आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करेंगे, ले देके आप जितनी बातें बोलेंगे वो इन 3 में से किसी न किसी वर्ग में आ ही जाएगी, कोई चौथा वर्ग बन नहीं पाएगा। एक तो हो सकता है कि आप उसके फिजिकल पक्षों की बात करें या फिजियोलॉजिकल पक्षों की बात करें। फिजिकल को आप हिंदी में भौतिक या शारीरिक पक्ष कह सकते हैं। और मोटी बुद्धि के लोग या कम उम्र के जो वयस्क होते हैं, उनका ज्यादा ध्यान इसी बिंदु पर अटका रहता है, इसलिए उस उम्र में व्यक्तित्व की परिभाषाएं प्रायः शरीर केंद्रित रहती है। ठीक, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें। तो पहला हो गया फिजियोलॉजिकल या फिजिकल, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक या मानसिक, जो शब्द आपको ज्यादा अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर लें, मनोवैज्ञानिक। और तीसरा होता है किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, बिहेवियरल।
बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक या व्यवहार संबंधी। ठीक, 3 पक्ष हो गए। अब जब इनकी बात करेंगे तो अपना-अपना मूल्यांकन भी करते रहिएगा, अपने पड़ोसी का भी, रूममेट का भी, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि अब किन पक्षों को ध्यान रख के ज़्यादा तय करते हैं किसी की व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कैसी है। जहाँ तक फिजिकल पक्ष है, इसमें कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। एक हो सकता है कि आप किसी की लंबाई को ध्यान रखकर बात करें। अरे वो लंबू आया क्या? लंबू आया क्लास में? आया है, आया है? वो लंबी लड़की आई है? नहीं आई है? छुटकी आई है? छुटकू आया है? जब आप किसी का नाम ही इस तरह से रखते हैं, इसका मतलब आपने उसके पूरे व्यक्तित्व में एक उसकी लंबाई या कम लंबाई को बेस बना के नाम ही रख दिया उसका। ये है फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को केंद्र में रखने वाली स्थिति। लंबाई हो सकती है, मोटाई भी हो सकती है, मोटाई या पतलाई जो भी हो, है ना? आप कह सकते हैं अरे गोलू आया क्या? गोलू, गब्दू, पतलू, मोटू, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। दोस्तों की दुनिया में आमतौर पर ऐसे भद्दे शब्दों से नाम बोले जाते हैं, उसी से लगता है कि ठीक है, प्यार वाली भाषा होती है। तो हाइट हो गया, वेट हो गया, इसको आप वजन कह सकते हैं, वजन, ठीक है? और तीसरा आमतौर पर रंग होता है, रंग से तय हो जाता है ना? तो हमारे भारत में तो नस्ल भेद है ही नहीं, आपको पता है, वो तो अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, भारत में तो है ही नहीं। लेकिन भारत में आपको गांव में लड़के लड़कियों के नाम में अक्सर नाम क्या मिलेगा? गौरी। देवी का नाम भी गौरी, काली नाम है। और गांव में जो थोड़ा सांवला बच्चा पैदा हो जाए, उसकी ऐसी की तैसी कालू। एक फिल्म नहीं, कालिया, तेरा क्या हुआ रे कालिया, डायलॉग चल रहा है, हुजूर मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। और फिर बोलते हैं रंग भेद तो बाहर होता है, या नहीं होता है? ठीक, तो रंग के आधार पर गेहुआ है, कुछ लोग थोड़े भूरी त्वचा के हैं। मुझे ध्यान है कि एक बच्चे का नाम मैंने सुना, बच्चों की जुबान में भूरू आ रहा है। मैं घबरा गया, ये कैसा नाम हुआ? तब पता लगा कि त्वचा के बेस पर, क्योंकि ये सफेद और काले में सेट नहीं हो रहा था, तो फिर इसका नाम रखने से तो भूरू कर दिया उसका नाम। आपने ऐसे नाम कभी सुने कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे ना? हाँ, चलिए ठीक है। तो एक तो होता है कि किसी व्यक्तित्व में, मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व में ये पक्ष है नहीं, ये भी है। आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी परिभाषा बिना उसके फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट्स के नहीं कर सकते हैं। और कभी-कभी दुर्भाग्यवश ऐसा भी हो सकता है कि यदि वह व्यक्ति किसी शारीरिक दिव्यांगता या विकलांगता का शिकार है, जन्मजात हो या किसी दुर्घटना से हो गया हो। दुर्भाग्य तब होता है जब किसी समाज के लोग उसको उसकी प्राथमिक पहचान बना देते हैं। बड़ी चिंता की बात होती है। और यदि आपके आसपास कहीं भी ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता से पहचाना जाता हो, पुकारा जाता हो, तो ये अश्लील समाज की पहचान है, भद्दे समाज की पहचान है। और अगर आपके आसपास हो तो भी खुद उसका हिस्सा मत बनिएगा, और हो सके 2-4 को उस रास्ते से पीछे ले आइएगा कि वो भी ऐसा ना करें। स्पष्ट होगी बात? चलिए, अब दूसरा छोड़ के तीसरे पर आते हैं पहले, फिर दूसरे पर विस्तार में आएंगे, क्योंकि वो हमें पढ़ना ही है। बिहेवियरल का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इसके पैरामीटर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से हम 2-3 पैरामीटर्स ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। सुना है अंतर्मुखी? और इसके विपरीत कौन से होते हैं? सूरजमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट हैं? हाथ खड़ा करें। ये प्रश्न ही अवैध है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होता है वो हाथ भी खड़ा नहीं करता है। अगर हाथ खड़ा ही कर रहा है तो इंट्रोवर्ट किस बात का है? और आप में से कितने लोग एक्सट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट का मतलब आउटस्पोकन है, खुल के अपनी बात रखते हैं, कहीं जाते हैं मस्ती से अपनी बात रखते हैं। हाँ, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब संकोच कम करते हैं। कहीं गए, किसी नए व्यक्ति से मिलना हुआ, धूमधाम से मिले, उससे बात किया आराम से, कोई संकोच नहीं, चिंता नहीं, मस्त मौला फकड़ किस्म के लोग जो होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी वो जो थोड़ा संकोची हैं, कैसे बात करूं, क्या बात करूं, अरे नहीं यार। सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है कि शादी ब्याह में डांस हो रहा हो और आप सबसे कहें आइए, कुछ तो क्या होगा कि म्यूजिक जैसी बजना शुरू, खट से पहुंच जाएंगे वहां पर, या वहां पहुंच के बोलेंगे ऑन करो म्यूजिक, ऑन करो। नहीं तो बिना म्यूजिक के समाचार चल रहा है उसी में डांस शुरू कर देते हैं कुछ लोग। तो वो तो सुपर एक्सट्रोवर्ट हैं। कुछ नहीं जाते, कुछ 2-3 बार मन भर के बाद जाते हैं, आइए ना प्लीज, आइए ना, आपके बिना डांस फ्लोर सुना है, आइए ना, आइए ना। 4-5 बार के बाद नहीं, मन भूत कर रहे हैं, नहीं, नहीं, फिर वो धक्का देगा, फिर जाएगा, फिर डांस करना शुरू कर देना। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप तड़प जाएंगे, लेकिन वो हिलेगा नहीं वहां से भाग ही जाएगा, इस चक्कर में डांस ना करना पड़े, इस चक्कर भाग जाएगा। तो वो इंट्रोवर्ट का चरम स्तर है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइकोलॉजी में ना गणित नहीं चलता है, साइकोलॉजी है कॉन्टिन्यूम अप्रोच। दुनिया में एक भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं है, एक भी व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट नहीं है, सब उसके भिन्न भिन्न अनुपात हैं। इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी किसी के सामने एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। बस ये है कि उसके जीवन में ऐसे 1-2 व्यक्ति हैं जिनके सामने वो खुल के अपनी बात रख पाता है। और एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति भी किसी ना किसी सिचुएशन में जाके इंट्रोवर्ट हो जाता है, वहां उसकी नानी मर जाती है, यहां नहीं बोल पाऊंगा भाई, चुप, एकदम चुप मार जाता है। और इसलिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये 100-0 नहीं होता है, ये हमेशा अनुपात की बात है। कॉन्टिन्यूम अप्रोच को ध्यान रखिए, वही अप्रोच चलेगी। तो 2 शब्द हो गए। अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, मैं चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी के शब्द पता रहें। और हिंदी माध्यम का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी से नफरत हमें है, सीखेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, सड़क पे उतर जाएंगे, लेकिन सीखेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। सारे शब्दों भाषाओं में सीखिए तो अच्छा रहेगा।
इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने व्यवहार में एक्टिव हो बहुत ज्यादा, कुछ हो सकते हैं पैसिव हो। एक्टिव के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? सक्रिय। और उसका विपरीत व्यक्ति होता है पैसिव, PASSIVE। हिंदी में क्या होगा इसके लिए? निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। कुछ लोग आप देखेंगे उनके अंदर पता नहीं एनर्जी पैकेट कितने हैं, शांत बैठ नहीं सकते हैं, 24 घंटे गतिशील रहते हैं, हर समय ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। शांति नहीं है जीवन में, चाहते भी नहीं है। भारतीय सांख्य दर्शन के हिसाब से कहें तो उनमें रजगुण की प्रधानता है, जो बिना बात के हंसते रहे हमेशा, उनमें भी ऐसा माना जाता है कि उनमें रजगुण की प्रधानता है। ऐसे ही मानते हैं, बहुत एक्टिव हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी कहीं ठीक से निकल नहीं रही है तो वो बोल के, लड़ के, झगड़ के, हंस के, गा के, चिल्ला के उस तरह से अपनी एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिव का मतलब जो लगातार गतिशील रहता है, सक्रिय रहता है। और कुछ लोग आप पाएंगे जिसको भारतीय दर्शन में बोला गया तमोगुणी व्यक्ति, तम गुण से भरा हुआ व्यक्ति। तम गुण का मतलब होता है जो एकदम खाया, तामसिक भोजन खाया और पड़ गया, उसके बाद जिसका पेट गोलाकार हो जाता है, तोंद सहलाता रहता है, पड़ा रहता है। लंच के बाद सोया, डिनर के लिए फिर उठा, डिनर के बाद सोया तो ब्रेकफास्ट के लिए उठा, फिर लंच के लिए उठा, और जब सोते सोते थक जाता है तो सो जाता है, क्योंकि थकान हो गई ना, थकान दूर करने के लिए सोना है। ऐसा कोई व्यक्ति तो निष्क्रिय व्यक्ति है ना, पैसिव व्यक्ति है। और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग आपको ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, कुछ ज्यादा पैसिव दिखेंगे, और आप इसकी वजह ढूंढ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह दरअसल हार्मोन्स में है, रसायनों में है, लेकिन हाँ, एक समय के बाद हमें लगता है कि इस व्यक्ति की नेचर ऐसी हो गई है तो ऐसा हो जाता है। तीसरी बात हो सकती है कि व्यवहार के स्तर पर कोई व्यक्ति डोमिनेटिंग हो। आपने ये शब्द सुना है, डोमिनेटिंग? डोमिनेटिंग को ही दूसरी भाषा बोलते हैं एग्रेसिव व्यक्ति। एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। हिंदी में इसके लिए सही शब्द है आक्रामक। इसके लिए अंग्रेजी में एक और शब्द आता है अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। ये शब्द नोट कर लीजिए, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटी की स्पेलिंग होती है ना, उसमें टी तक लाइए, उसके बाद ARIAN। अथॉरिटेरियन अथवा डोमिनेटिंग अथवा एग्रेसिव पर्सनैलिटी। ये लोग वो हैं जो दूसरों पर हमेशा चढ़े रहते हैं, हमेशा अजीब मूड में रहते हैं। सामने वाला उनके सामने चू भी करना चाहे तो उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि मेरे होते हुए चू कैसे कर दी, मैं डिसाइड करूंगा। जैसे आपके हॉस्टल में एक दादा जरूर होता होगा या दादी होती होगी जो सब मामलों में फैसला करना चाहती होगी, चाहता होगा, और वो दूसरों से ना नहीं सुन सकता है। अगर उसने कहा तो यस, गब्बर ने कह दिया तो कह दिया, फिर कैसे कोई मना कर देगा। इस तरह के लोग होते हैं। हर ग्रुप में एक ऐसा होता है, और इसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं उस ग्रुप के, वो बन जाते हैं डोमिनेटेड, या उनके लिए शब्द आता है सबमिसिव। सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव। सबमिसिव के लिए हिंदी में सबसे अच्छा शब्द है दब्बू। एग्रेसिव के लिए दबंग समझ सकते हैं, कुछ कुछ वैसा मामला है। ये दब्बू लोग हैं। दब्बू का मतलब डर जाते हैं, सबमिट कर देते हैं, झुक जाते हैं। किसी ने हल्का सा दबाव दिया, नहीं भैया, नहीं भैया, आप जैसे कहे भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। ये जो इस माइंडसेट के लोग हैं इनको बोलते हैं सबमिसिव है। ठीक है, तो जब आप लोगों से बात करते होंगे आप पाते होंगे कि कुछ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, वो मानते ही नहीं है, अड़ जाते हैं हर बात पे। कुछ को समझाना इतना आसान है कि आपने इतना करके देखता हूं, जी 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 ठीक है, जी। वाह, बड़ा आसान है। तो जो कुछ कहने से पहले ही झुकने को तैयार बैठा है वो सबमिसिव है। और जब तार्किक बात समझाए जाने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है, वो एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेरियन है। तो आप लोगों ने अपने अपने घर में एक आध व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो अथॉरिटेरियन होगा, जिसकी नाक हमेशा ऊंची रहती होगी, मूंछें ऊपर रहती होंगी, और जिसकी मर्जी के बिना घर के अंदर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। घर के बाहर तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता है, पर घर के अंदर एक और भगवान होता है। आमतौर पर सबसे बड़ी उम्र का पुरुष जो होता है, सबसे बुढ़ा पुरुष, उसको कहते हैं घर का दबंग। आमतौर पर इंटरनली पता नहीं क्या होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी बहुत चलती है, दबंग होता है। तो आप खुद को टटोल लीजिए कि आप कैसे व्यक्ति। आक्रामक और अथॉरिटेरियन व्यक्ति की प्रेजेंस में बाकी लोग घुटन महसूस करते हैं। अगर आप किसी की उपस्थिति से घुटन महसूस करें, यानी कि वो जनरली इसका मतलब ये है कि वो अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटी आपके ऊपर यूज करता है, बार बार बिना बात के यूज करता है। आमतौर पे पिताओं के बारे में ये शब्द ज्यादा चलता है, और माताओं के बारे में अमूमन दूसरा शब्द चलता है कि वो सबमिसिव होती हैं, जल्दी झुक जाती हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें मान लेती हैं जो दरअसल वो नहीं मानना चाहती, लेकिन उनको लगता है कि सब ठीक चलता रहे, क्यों झगड़ा हो, क्यों फसाद हो, इस भाव में रहती है। आपको इनमें से कुछ नहीं होना है। ये दोनों कमजोर व्यक्तित्व हैं। इन दोनों से बेहतर, इनके बीच की स्थिति एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं असर्टिव। अगर कोई आपसे पूछे व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो बोलिए असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव। असर्टिव के लिए हिंदी में कोई शब्द एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, तो भी हम असर्टिव से ही काम चलाते हैं। ठीक है, असर्टिव का मतलब ये होता है कि किसी से गलत उम्मीद ना करना और किसी की गलत अपेक्षाओं के सामने न झुकना। ना गलत उम्मीद करूंगा, ना किसी गलत चीज के सामने झुकूंगा। यदि आप ऐसा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो किसी ने तार्किक रूप से कुछ समझाया, बात समझने वाली है, तो मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा हो सकता है। और यदि कोई केवल जिद कर रहा है, दबाव बना रहा है, इसलिए आप झुक जाएंगे, तो नहीं। अपने उसूलों पर टिके रहना, लेकिन यदि कोई तार्किक बात है, कोई समस्या तार्किक है, तो उसको समझते हुए थोड़ा झुकने को तैयार हो जाना। इसको बोलते हैं असर्टिव पर्सनैलिटी। असर्ट करना मतलब अपने पक्ष को रखना, लेकिन हठपूर्वक नहीं।
तमीज से रखना, तर्क से रखना, ऐसा व्यक्ति असर्टिव होता है। स्पष्ट एकदम, ठीक। तो पर्सनैलिटी का विश्लेषण हमने फिजियोलॉजिकल भी कर लिया, बिहेवियरल भी कर लिया। अब आइए मूल बात पर, साइकोलॉजिकल, क्योंकि वहीं से हमारे टॉपिक्स निकलने वाले हैं, जो टॉपिक्स अभी हम पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं किसी व्यक्ति में कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, इसको भी हम 2-3 उपवर्गों में बांटकर समझने का प्रयास कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल विशेषताओं को हम 2-3 तरीकों से अगर देखना चाहें, एक तो ये कि हमारी मनोवैज्ञानिक क्षमताएं कौन कौन सी हैं। कुछ चीजों का संबंध है क्षमताओं से, यानी कि कैपेबिलिटीज, कुछ तो क्षमताएं होती हैं। कुछ हमारे सोशल ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट एक शब्द बहुत आता है, और मनोविज्ञान में ट्रेट का मतलब होता है एक तरह का गुण समझ लीजिए, या पक्ष कह लीजिए। तो दूसरा है सामाजिक गुण या पक्ष। सामाजिक पक्ष का मतलब हमारी वो मनोवैज्ञानिक चीजें जिनका संबंध समाज के साथ है, वो क्षमताएं नहीं है जो समाज के साथ जुड़ती हैं। इसको आप सोशल ट्रेट्स एक शब्द लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हो सकता है अन्य पक्ष। अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं, अदर ट्रेट्स क्या हैं हमारी पर्सनैलिटी के, हम इन 3 वर्गों में चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी क्षमताएं हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा होती है। आपने ऐसे वाक्य सुने, अरे यार बंदा बहुत फंडू है, कुछ भी कहो, क्या मैथ से, अरे बाप रे बाप, इतना मुश्किल सवाल पूछा, खटाक से कर देता है। शकुंतला देवी का मौसेरा भाई है एकदम। अब इसमें क्या हुआ, आप उसकी क्षमता के बेस पे उसके व्यक्तित्व को डिफाइन कर रहे हैं, और इसका मतलब हमारी क्षमताएं भी हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करने का माध्यम बन सकती हैं। तो क्षमताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? क्षमताएं, एक हो सकती है क्षमता जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो जल्दी से बता दो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे? बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। हर जगह संधि विच्छेद करना ठीक नहीं होता, वरना क्या होता है, नए साल में आपके लिए शुभकामना आए, तो वो बिगड़ जाता है मामला। शुभकामनाएं है, शुभकामना आए नहीं है। ऐसे ही बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता नहीं होता है, ठीक है, बुद्धिमत्ता। हम इन सबको एक एक लाइन में लिख भी लेंगे, क्या होती है बुद्धिमत्ता, क्या क्या होता है, सब चीज लिख लेंगे। दूसरा एक शब्द आपने सुना होगा, एप्टीट्यूड, और इसकी हिंदी क्या होती है वो छोड़िए ना, सामान्य भाषा में इसको क्या बोलेंगे? प्रतिभा मान लीजिए, प्रतिभा। या जो सरकारी अनुवाद है इसका वो क्या है? अभिरुचि। ये भी एक क्षमता है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत शौक से इसको पाला है, क्षमता है। और मोटे तौर पर जन्मजात है, कुछ मात्रा में अर्जित है, लेकिन मोटे तौर पर जन्मजात है, इंटेलिजेंस भी और एप्टीट्यूड भी। और तीसरी चीज है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी मोटे तौर पर जन्मजात है, इसको हिंदी में बोल देते हैं रचनात्मकता, कहीं कहीं सृजनात्मकता कह देते हैं। तो रचनात्मकता, सृजनात्मकता, इनमें से जो भी शब्द आपको अच्छा लगे उसको कह दीजिए कि वो हमारी एक कैपेबिलिटी है। तो दूसरे पक्ष पर आएंगे, उससे पहले इन तीनों के बारे में 2-2 वाक्य में समझ लें, एक एक वाक्य लिख लेते हैं, पता रहे, ध्यान रहे आपको कौन सी चीज क्या होती है। बुद्धिमत्ता क्या चीज है, तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार में जब टॉपिक नंबर 4 पर आएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि एक शब्द होता है आईक्यू, आपको बताया था उस दिन, है ना। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट, कोशिएंट का मतलब गुणांक, यानी स्कोर क्या है आपका, एक इंडेक्स में आपका स्कोर क्या है उसको बोलते हैं कोशिएंट क्या है। मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा बच्चा, उसकी ताल निकल रही थी, उसे ताल कैसे तलाई, ध्यान है आप लोगों को? कैसे तलाई थी? घड़ी में से सेल निकाल के तला दी थी, है ना। वो इंटेलिजेंस का एग्जांपल था, बस वही है। अगर कोई आपसे पूछे इंटेलिजेंस क्या है, सही से बताओ, तो 3 शब्द बोल देना, लिखो जल्दी से 3 शब्द इसके नीचे। स्थितियों को समझने, स्थितियों को समझने तथा उपलब्ध संसाधनों से उनका समाधान निकालने की क्षमता, तथा उपलब्ध संसाधनों से समाधान निकालने की क्षमता। इसके बाद लगाओ सेमीकोलन और फिर लिखो तार्किक, तार्किक विषयों को समझने व सुलझाने की क्षमता। तार्किक विषयों को समझने व सुलझाने की क्षमता। एक मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी की इंटेलिजेंस अच्छी है तो संभावना है कि उसका गणित और उसका लॉजिक ठीक होगा, रीजनिंग ठीक होगा, सीसेट ठीक होगा जनरली। 2 बातों में अंतर समझ लीजिए। अगर किसी का गणित ठीक नहीं है तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक हो सकती है कि उसके पास आईक्यू तो है, किंतु उसको ठीक से गणित सीखने का माहौल नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छी किताब नहीं मिली, अच्छे दोस्त नहीं मिले, अच्छा माहौल नहीं मिला, इस वजह से वो सीख नहीं पाया, जबकि दिमाग है उसके पास। जैसे हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको गणित से भय होता है, लेकिन गणित से भय की वजह ये नहीं है कि आईक्यू कम है, गणित से भय की वजह ये है कि हमें सही समय पर गणित सीखने का माहौल नहीं मिला। अब इसका तरीका क्या है चेक करने का? तरीका ये कि सही माहौल देख लो। अगर आपका गणित अच्छा है तो तय है कि आपका आईक्यू लेवल ठीक है, फिर तो कहने की बात ही नहीं है। अगर गणित अच्छा है, गणित अच्छा होने की कसौटी ये नहीं है कि चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिए वो आप सोल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है कोई नया प्रश्न आया वो भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक। और यदि गणित अच्छा नहीं है तो 2 वजह हो सकती है, एक तो ये कि टीचर या माहौल नहीं मिला, दूसरा ये कि हमारा दिमाग खराब नहीं है, हमारा दिमाग उस तरह का नहीं है जो गणित के लिए अनुकूल हो। बुरा नहीं, अच्छा नहीं,
हर दिमाग की अपनी क्षमताएं हैं, अपना सेट ऑफ कैपेबिलिटीज हैं। कुछ लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल फंक्शन की कैपेसिटी ज्यादा मजबूत है, कुछ में क्रिएटिव की है, कुछ में इमोटिव चीजों की है। अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कम से कम 8 तरह की इंटेलिजेंस तो मानी ही जाती है पढ़ेंगे इंटेलिजेंस में, उसी में से एक निकल गई आगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इसलिए यदि किसी को डाउट हो कि आईक्यू की वजह से मैथ्स नहीं आ रहा या माहौल नहीं मिला, तो उसका सिंपल तरीका है, जीवन के किसी चरण में मैथ्स सीखने का सही माहौल बना लीजिए, सीख लीजिए। एक अच्छा टीचर ढूंढिए और उसको बोलिए कि भाई मुझे सिखाओ मैथ्स थोड़ा सा, एक बेसिक सा टॉपिक लो, परसेंटेज मुझे सिखा दो, परसेंटेज क्या होती है या जो फ्रैक्शन से क्या होते हैं थोड़ा सिखा दो मुझे। वो आपको ठीक से समझाने का प्रयास करे एकदम बेसिक लेवल पे। अगर आप समझते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल सवाल क्रम से आ रहा है, अचानक नहीं, क्रम से आने वाले सवाल सोल्व करते जा रहे हैं और दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब दिमाग ठीक था शुरू से, लेकिन माहौल नहीं मिला था। लेकिन यदि अच्छे से अच्छा टीचर अपनी पूरी ताकत से मन वचन कर्म से कोशिश कर करके अंत में हार मान ले, सारा माहौल भी दे दिया, अच्छे लोग भी जुटा दिए आसपास मैथ सिखाने वाले, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये कहे कि यार बाकी सब ठीक था कि 2 और 2 4 क्यों हो रहा है, 22 क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम म्यूजिक में काम करो, तबला बजाओ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी क्षमता वहां हो। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्ति की भिन्नताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, यूनिकनेस है, और हर व्यक्ति को मैथ्स क्यों आना चाहिए, ऐसी मैथ्स में क्या खूबसूरती है, ये तो नीरस विषय है। कुछ लोग मैथ्स करें, कुछ संगीत बजाएं तो समझ अच्छा चलेगा, सारे मैथ्स करते रहेंगे तो संगीत में जाएगा, है ना, ये भी तो पक्ष है। तो इंटेलिजेंस का मतलब हो गया तार्किक, गणितीय, बौद्धिक कार्य करने की क्षमता, प्रॉब्लम को समझना, सिचुएशन को हैंडल करना, वो सब क्षमता इससे ज्यादा होगी। इसका पैरामीटर होता है आईक्यू। मैंने आपसे कहा था कि 100 के आसपास आईक्यू जो होता है औसत होता है, यानी 90 से 110 के बीच में। इसके ऊपर है तो बढ़िया बात है, बहुत ऊपर है तो बहुत बढ़िया बात है, नीचे है तो चिंता की बात है, बहुत नीचे है तो और चिंता की बात है। स्पष्ट। एप्टीट्यूड भी लगभग इंटेलिजेंस ही है, बहुत मिलती जुलती चीजें हैं। अगर इंटेलिजेंस को हम जनरल चीज ना मान करके स्पेसिफिक क्षेत्र विशेष के हिसाब से जज करना शुरू कर दें तो कहेंगे एप्टीट्यूड है। तो मैंने उस दिन आपको संकेत किया था, फिर संकेत करूं, प्रतिभा का मतलब ये नहीं होता है कि क्योंकि प्रतिभा है तो आप महान काम कर देंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर उस क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ अच्छा काम करने की क्षमता है। तो एक वाक्य लिख लीजिए एप्टीट्यूड के सामने, व्यक्ति में यह क्षमता कि यदि उसे किसी क्षेत्र विशेष में, व्यक्ति में यह क्षमता कि यदि उसे किसी क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण दिया जाए, कि यदि उसे किसी क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण दिया जाए तो वह सफल हो सकता है, तो वह सफल हो सकता है। अभिरुचि कहलाती है ये क्षमता जो है, इसको बोलते हैं अभिरुचि। अभी विस्तार में नहीं जा रहे, जब एप्टीट्यूड समझेंगे हम समझेंगे कि बहुत क्लोज है इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, इनका रिलेशन बहुत नजदीक का संबंध है। मोटा सा एग्जांपल वही है, अगर कोई संगीतकार बनने को पैदा हुआ है, अब गणतज्ञ बनाने पे तुले हैं, तो वो सफल होगा या फेल हो जाएगा? फेल हो जाएगा। उसे संगीत बजाने दो, वो सफल होगा, क्योंकि उसकी जो प्रतिभा है उस क्षेत्र विशेष के लिए है। तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से जब हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा एप्टीट्यूड। तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत रोचक चीज है, बहुत ही रोचक है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सुपर क्रिएटिव हैं, लेकिन क्रिएटिव होना एक बहुत रोचक मसला है। कैसे क्रिएटिव होते हैं इसको समझिए। क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा दिमाग में जो संचार तंत्र है पूरा का पूरा, यानी दिमाग में एक विचार जैसे आया और उसकी अभिव्यक्ति हम करना चाह रहे हैं, तो दिमाग के अंदर की सारी प्रोसेसिंग कैसे होती है, अगर प्रश्न ये है हमारा मान लीजिए, तो प्रोसेसिंग बाहर कैसे होती है? वायर से होती है, बहुत सारी तारें हैं, उनके थ्रू सारा कनेक्शन हो रहा है। फिर आजकल वाईफाई कनेक्शन होते हैं, वाईफाई में बिना तारों के ही संचार हो जाता है। दिमाग के अंदर संचार कैसे होता है? इसका उत्तर है न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। तो लाखों न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं। आपको इससे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि बुढ़ों को नई बात सिखाना क्यों बहुत मुश्किल काम है। आपने कभी कोशिश की किसी बूढ़े को नई बात सिखाने की? करना भी मत, कोई फायदा नहीं है, सिर पटक के रह जाओगे। किसी बूढ़े को नई बात सिखाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है समझ में आ जाएगा। न्यूरॉन्स हैं, लाखों न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शन से सूचना आगे पहुंचती है। हमारा सारा तर्क, हमारी सारी भावनाएं, हमारे सारे विचार बेसिकली न्यूरॉन्स के माध्यम से कन्वे होते चलते हैं और आगे चल के फिर वो हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा बनते हैं। तो माइंड का काम कुल मिला के सारा न्यूरॉन्स के माध्यम से संपन्न होता है। होता क्या है कि जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि न्यूरॉन्स के बीच में एक रास्ता फिक्स होने लगता है। जैसे ये मान लीजिए कि जब भी एक्स किस्म का इनपुट आएगा, इनपुट नहीं उसके लिए स्टिमुलस कहना चाहिए, एक्स स्टिमुलस जब भी आएगा, आपके न्यूरॉन्स ने पहली बार कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिसका ट्रैक ये था और उसके बाद आपने वाई रिस्पॉन्स दिया। मान लीजिए ये ट्रैक बना, पहली बार हुआ, बाई चांस हुआ, उस समय कंडीशंस ऐसी थी कि ऐसा हो गया। अगली बार फिर एक्स स्टिमुलस आया। अब हमारा दिमाग जो है ना बहुत सुस्त है, वो चाहता है कि मेहनत बार बार ना करनी पड़े। मैंने 2 शब्द आपको बताए थे, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से चल जाए, और ह्यूरिस्टिक का मतलब है जहां सोचना ना पड़े, चीजें स्वचालित मोड में होती रहें, अपने आप होती रहें, दिमाग खर्च ना करना पड़े। तो दिमाग उसी मोड में रहता है, प्रयत्न लाघव कहते हैं, मिनिमम एफर्ट से काम चल जाए ये प्रयास करता है।
तो जब तक आप मजबूर नहीं करेंगे दिमाग को, आपका दिमाग अगली बार एक्स आने पर फिर यही रिस्पॉन्स दे देगा, फिर वाई हो जाएगा। आपको भी ठीक लग रहा है, पिछली बार वाई हुआ था, इस बार वाई हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं रही, आप भी खुश हैं वाई में। अगली बार फिर एक्स स्टिमुलस आया, वाई रिस्पॉन्स हुआ। हर बार ऐसा होने पर ये जो रास्ता है ये गहरा होता जाता है, ये ट्रैक गहरा हो जाता है। जितनी बार एक्स स्टिमुलस आएगा उतनी बार इसी रास्ते से न्यूरॉन्स जर्नी करते हुए वाई तक पहुंच जाएंगे। और यदि आपने हठपूर्वक रास्ते नहीं बदले बार बार, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं जिंदा रहना, कायदे से एक कथन है, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं कि आप क्या करेंगे किसी खास सिचुएशन में, तो बहुत बोरिंग है आप, इसमें क्या मजा है? मजा तब जब कुछ नया नया करते रहते हैं, कभी ये किया कभी वो किया, कुछ मौलिक करते रहते हैं। और मौलिक वही कर पाएगा जो अपने न्यूरॉन्स के रास्तों को सेट होने से रोकेगा। एक्स स्टिमुलस आते ही कुछ नए तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, ये न्यूरॉन्स को मजबूर कर देगा कि नहीं आज इस रास्ते से जाओ और जेड निकालो रिस्पॉन्स। अगली बार फिर क्या, नहीं ना वाई ना जेड, कुछ और निकालो, तो टी रिस्पॉन्स निकाल दिया न्यूरॉन्स ने। और जो अपने दिमाग को बार बार नए रास्ते पर नहीं दौड़ाएगा, और दिमाग तो सुस्त है, वो कोशिश करेगा एक रास्ते पे दौड़ने की, वो रास्ते हो जाएंगे गहरे, उसको बोलते हैं मेंटल पाथ, न्यूरॉन्स के पाथ बन जाते हैं। और पाथ जितना गहरा है, जितना मजबूत है, उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल है। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पाथ क्या होगा, गहरा होता जाएगा। और उसको उसमें उतनी सुविधा है, कंफर्ट जोन में है ना, उसको आदत है उस चीज की, वो उसका उतना हैबिचुअल हो गया है कि अब उसको कोई नया रिस्पॉन्स चाहिए ही नहीं, उसे उस स्टिमुलस पे वही रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि वो उसका हैबिचुअल है, आदी हो चुका है। और इसलिए किसी बूढ़े व्यक्ति को नया विचार सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है। व्यक्ति की इंटेलिजेंस का चरम स्तर होता है 16 साल की उम्र में। कुछ लोग तो और पीछे ले जाते हैं, 10 11 12 साल बोलते हैं, लेकिन सामान्य सहमति 16 की है। तो 16 में केवल वही नहीं होता जो आप सोच खुश रहते हैं, 16 में एक चीज और भी होती है कि बुद्धिमत्ता का चरम स्तर होता है। और बुद्धिमत्ता के चरम स्तर का मतलब यहाँ क्रिएटिविटी वाली सेंस में है। इंटेलिजेंस के दो प्रकार होते हैं, आगे तो विस्तार में समझेंगे, आज नाम समझ लीजिए। इंटेलिजेंस के दो प्रकारों में से एक को बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, FLUID, और दूसरी को बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड को आप कह सकते हैं तरल बुद्धिमत्ता, और क्रिस्टलाइज को कह सकते हैं ठोस बुद्धिमत्ता। अजीब सा अनुवाद लग रहा है, तरल ठोस, गैसीय बुद्धिमत्ता कहाँ गई फिर, तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, अनुवाद तो ऐसे करना पड़ेगा ना। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब है जहां न्यूरॉन्स फ्लूइड फॉर्म में हैं, निश्चित रास्ते नहीं बने हैं। इसलिए 16 साल का व्यक्ति किसी प्रॉब्लम के 10 नए सॉल्यूशन निकाल देगा, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस शार्प है, लेकिन अभी रास्ते फिक्स नहीं हुए हैं। वो एक खास स्टिमुलस पे एक ही तरह से सोचेगा ऐसा नहीं है, उसके पास सोचने के तमाम नए रास्ते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होगा उसकी इंटेलिजेंस में फ्लूइड एलिमेंट कम होता जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता जाएगा। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति के न्यूरॉन्स के पाथ इतने फिक्स हैं, उसका फायदा वो उठा लेगा। कैसे उठाएगा, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए, दो सिचुएशन में समझ लीजिए, आपको बनवाना है अपनी शादी का कार्ड, ठीक, और आपने इंटरनेट पे ऑफर दिया भी मेरी शादी का कार्ड बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है कि लोग देख के चौंक जाएंगे, क्या कार्ड बनाया है, वाह मजा आ गया। अप्लाई करने वाले 3 लोग मिले हैं, एक 60 साल का कह रहा है मैं पिछले 50 साल से कार्ड बना रहा हूँ शादी के, एक है 40 साल का 20 साल से बना रहा है, एक है 16 साल का कह रहा है कि मैं पिछले 10 ही कार्ड बनाए हैं, लेकिन मैं एकदम नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर इनमें से किसी एक को ही आप पे करने की हालत में, तो कौन सबसे ज्यादा संभावनाशील व्यक्ति इनमें से है? 16 वाला, कार्ड उससे बनवाना, ठीक है। वो कुछ ऐसा बनाएगा, वो बुढ़ा सोच नहीं पाएगा। बुढ़ा बहुत सोच के भी क्या करेगा, नाम को लेफ्ट से राइट कर देगा, राइट से लेफ्ट कर देगा, उसके ऊपर उसकी क्रिएटिविटी का स्कोप ही नहीं है। ये कुछ अजीब सा कर देगा, नाम उल्टा लिख दिया कार्ड में अचानक, और पूरा पेज कुछ लिखा ही नहीं उसने। आप कह रही है क्या, बोले चौंका रहा हूँ लोगों को, चौंकेंगे, फिर आगे पीछे देखेंगे, पीछे लिखा होगा चौंक, ऊपर ही लिखा होगा चौंक गए ना, ये है। आप वाह यार, क्या आता है, ऐसे तुमने सोचा ही नहीं था। क्योंकि नई बुद्धि जो है ना, वो यही 16 साल वाला व्यक्ति कर सकता है। ये थी सिचुएशन नंबर 1, आपने 16 साल के व्यक्ति को चुना है क्योंकि उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल पे है। सेकंड, आपको लग गई है चोट और आपका ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी। आप हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल बहुत शानदार है, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर आपको दिखाते हैं, आप चूज कर लीजिए किससे करवाना है ऑपरेशन। इतनी ज्यादा हमारे यहाँ चॉइस है, हम कस्टमर का इतना ध्यान रखते हैं। और 3 डॉक्टर्स आए हैं, एक 60 साल का आया है, एक 40 का, एक 16 का। अभी पूरी बात नहीं सुनी आपने, अभी तो आधी बात सुनी है। प्रॉब्लम आपको जो है वो ऐसी है जो रूटीन प्रॉब्लम है, हो जाती है, खास बात नहीं है, होती रहती है। तो 16 साल वाले ने कहा कि देखिए मैं नए नए तरीके सर्जरी करता हूँ। 40 वाला कह रहा है कि मैंने ऐसे ऑपरेशन 50 से 100 के बीच में किए हुए हैं और एक आध छोड़ के बाकी सब सफल रहे हैं। 60 वाला कह रहा है कि मैंने ऐसे ऑपरेशन 26,000 किए हुए हैं, और अब तो हालत है कि मैं आंख बंद करके भी सही ऑपरेशन कर लेता हूँ। वैसे मैं आंख खोल के करता हूँ, चिंता ना करें, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्थिति वो हो चुकी है। तो किसको चुनेंगे आप इनमें से? 60 वाले को चुनेंगे। लेकिन तभी पता लगा, बड़े बड़े डॉक्टर आया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी प्रॉब्लम वो नहीं है, इसमें एक पॉइंट ये भी है, देखो ध्यान से, इस वजह से ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसके लिए जो ट्रेडिशनल तरीका है वो नहीं चलने वाला है। और डॉक्टर ने कहा देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, उपलब्ध मेडिकल साइंस में तो आपका इलाज होना संभव नहीं है, ठीक। 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि जैसे हैं वैसे घिसटते रहिए, दूसरा ये है कि ट्राई कर सकते हैं। ये जो 60 वाले हैं
ये जिस तरीके से ट्राई करेंगे उसमें संभावना तो पता नहीं कितनी है, लेकिन रिस्क भी है कि मामला बिगड़ ना जाए कहीं। ये 16 वाला कह रहा है कि इसको कुछ नए रूट्स पता है जिससे वो कैंची ठीक से इस्तेमाल कर लेगा। अब देख लीजिए, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो जीना बहुत मुश्किल है, ऑपरेशन फेल हुआ तो जीना और मुश्किल है, ऑपरेशन सफल होने की संभावना कम है लेकिन असंभव नहीं है। लेट्स गिव इट अ ट्राई वाली जो बात होती है ना कि चलो एक मौका देके देखते हैं, तो ऐसे में किस पर भरोसा करेंगे? 16 वाला ही काम आएगा। 16 का मतलब 18 कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा क्या बहुत छोटा लगा, 21 कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कम उम्र वाला व्यक्ति काम आएगा, क्योंकि एक सीधी सी बात समझ लो, जहां भी मौलिकता की जरूरत पड़ेगी कम उम्र का व्यक्ति हमेशा बेहतर साबित होगा। इसलिए स्टार्टअप्स की दुनिया में जितने नवाचार होंगे कोई बुढ़ा सफल नहीं होगा एक भी। स्टार्टअप्स की दुनिया में एक भी बुढ़ा ने कमाल नहीं किया है। कमाल करने के बाद बुढ़ा हुआ अलग बात है, बिल गेट्स बुढ़ा हो गया, लेकिन जब कमाल किया तब बुढ़ा नहीं था। बूढ़ों के बस की बात नहीं है। और बूढ़ा कमाल भी करेगा ना ट्रेडिशनल, जैसे केंटकी फ्राइड चिकन केएफसी के मालिक ने केएफसी की स्थापना 65 साल की उम्र में की, क्योंकि 65 साल का आदमी नवाचार भी करता है ना तो इतना ही करता है कि मैं चिकन बना के खिलाऊंगा सबको, कुछ नया नहीं करता। ऊबर नहीं सोच सकता, वो ये नहीं कर सकता कि गूगल सोच ले या फेसबुक सोच ले या इंस्टाग्राम या टिकटॉक सोच ले, वो उसके बस की बात नहीं है। टिकटॉक होता है ना, हाँ ओयो जैसे ओयो है, ये बूढ़ों के बस की बात नहीं है। बात समझ में आ रही? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का तकनीकी मतलब क्या है? न्यूरॉन्स के पाथ में बंध कर नहीं सोचने की क्षमता, ये है क्रिएटिविटी। ये तो तकनीकी भाषा हुई। इसलिए जो सबसे क्रिएटिव लोग हैं ना, जैसे मैं तो लिटरेचर या संगीत की अगर बात करूं, लिटरेचर में क्या होता है कि जैसे मैं खुद को मानता हूं कि मैं तर्क बुद्धि प्रधान व्यक्ति हूं, क्रिएटिविटी मेरे अंदर शून्य के आसपास लगभग है, इसलिए न्यूनतम अनिवार्य इंसान में उतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं क्रिएटिव अटेम्प्ट कितना भी कर लूं बात नहीं बनती, और जिनमें क्रिएटिविटी उनकी बात ही अलग होती है। जैसे अगर कोई कविता लिखने की बात करे, कुछ और लिखने की बात करे, तो मैं या मेरे जैसे लोग कितना भी क्रिएटिव होंगे वो लॉजिक की रेंज में ही रहेंगे। लॉजिक की रेंज के बीच की क्रिएटिविटी से बहुत स्कोप नहीं होता, बंधी होती है, बाउंड क्रिएटिविटी होती है। पर कुछ लोग लॉजिक की रेंज को पार कर जाएंगे, उनकी भाषा अलग किस्म की हो जाती है। मन चहचहा रहा है, मानो रुई के पंखुड़ियां, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और आपको लगता है कि यार ऐसी भाषा में हम क्यों नहीं सोच पाते? सोच ही नहीं सकते। एक कवि ने कहा, मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। हम तो जाता सोच पा रहे थे, क्योंकि पंख कट गए हैं तो जा नहीं पा रहा है। लॉजिक वो न्यूरॉन्स के पास में घुसने को तैयार नहीं है, उछल उछल के जा रहा है बार बार, वरना मैं गगन को गाता। और लोग वाह बाप रे बाप क्या सोचा है, अद्भुत। तो ऐसी तमाम पंक्तियां जो फिल्मी गीत आप सुनते होंगे, कुछ गीत सुन के बड़ा आपको अच्छा लगता होगा, कुछ बड़ी मौलिक बातें सुनते होंगे बड़ा अच्छा लगता होगा, वो लिखना आसान नहीं होता है। उसके लिए तकनीकी भाषा में कहूं तो न्यूरॉन्स के पाथ्स को लांघने की क्षमता चाहिए। सरल भाषा में क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी क्या है? किसी विषय पर नए तरीके से सोचने की क्षमता। तो लिखिए एक लाइन में, किसी विषय पर नए तरीके से सोचने की क्षमता को रचनात्मकता कहते हैं। आगे चल के एक डिबेट ये भी आने वाली है कि क्या सचमुच कोई रचनात्मक हो सकता है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि रचनात्मकता एक मिथ है, मिथक है, वास्तविकता में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो वो ठीक है, एक डिबेट है, उसको देखेंगे। दूसरी चीज मनोवैज्ञानिक पक्षों में है जिसको सोशल ट्रेट्स कह सकते हैं। जी, मतलब क्रिएटिविटी आपकी कैपेबिलिटी है, पर वो कैपेबिलिटी बनने की प्रक्रिया में अचेतन प्रक्रियाएं खूब चलती रहती है। आपके चाहने से हो रहा है ऐसा नहीं है, वो अचेतन प्रक्रियाएं शुरू से ऐसी चल रही हैं कि आप क्रिएटिव हो पा रहे हैं, ये माना जाता है। मतलब कोई बहुत चाहे कि मैं बहुत क्रिएटिव हो जाऊं तो लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड जाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस सेंस में नहीं, वो इस सेंस में नहीं है, वो अलग चीज है, बैठिए। दूसरा है जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, कुछ 3-4 शब्द आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। जैसे एक शब्द है एटीट्यूड्स, आज हम यहीं से बात शुरू करेंगे, इसलिए इस पर अभी बात नहीं करते। इसके बारे में एक शब्द आपको पता ही है, रुझान होता है, इस पर तो हम आज बहुत विस्तार में जाने वाले हैं, अभी से बता लेके छोड़ सकते हैं इसको। एटीट्यूड्स के अलावा एक शब्द और लेना हो तो वैल्यूज है, जो आप पढ़ चुके हैं। तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझते हुए जो उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष, सॉरी सामाजिक पक्ष हैं, उसमें अप्लाई करेंगे एटीट्यूड्स और वैल्यूज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चाहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इस वर्ग में रख सकते हैं, हालांकि इसको लेकर थोड़ी सी डिबेट होती है कि कहां रखें। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात विस्तार में हो गई थी, इसका मोटा सा मतलब भावनाओं को समझने और मैनेज करने की क्षमता, जो कि मतलब अपनी भावनाएं भी, दूसरों की भावनाएं भी, उनको समझना, मैनेज करना, ये हो गया। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत जो तीसरा और अंतिम पक्ष है उसको बोलेंगे अन्य पक्ष, है ना, अदर ट्रेट्स जो है। इसमें 3-4 शब्द आते हैं बड़े प्रसिद्ध, आपने सुने होंगे वो शब्द। एक शब्द है ओपिनियन। ओपिनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? राय या मत, ठीक। फिर आपने एक शब्द सुना होगा बिलीफ। एक शब्द सुना होगा इंटरेस्ट, रुचियां या इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है तो सिर्फ रुचि, ठीक है। ओपिनियन बिलीफ का एक बहुत बेसिक शब्द आता है थॉट्स। आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए ये भी ध्यान रखते हैं कि इस व्यक्ति के थॉट्स कैसे हैं, यानी कि विचार कैसे हैं। जब हम एटीट्यूड समझेंगे फिर हम उसकी तुलना इन सब से करने वाले हैं।
और वहां विस्तार में समझेंगे कि किस चीज का मतलब क्या होता है। अभी केवल हल्का हल्के एक वाक्य में समझने का प्रयास करें। विचार क्या होता है? किसी भी विषय पर हमारा जो बौद्धिक एक आउटपुट है उसको बोलते हैं विचार। अभी लिखिए मत, इसको मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर के बाद। ओपिनियन का क्या मतलब होता है? ओपिनियन का मतलब बहुत मजबूत है या हल्का फुल्का है? अभी हल्का फुल्का है, मतलब ऐसी थॉट जो किसी विषय के बारे में है किंतु फ्लेक्सिबल है, अभी उसको बोलते हैं ओपिनियन। और बिलीफ में ओपिनियन की तुलना में मजबूती ज्यादा है या कम है? ज्यादा मजबूती है। तो जो ओपिनियन ज्यादा मजबूत हो जाए उसको बोलते हैं बिलीफ। और इंटरेस्ट क्या है? जैसे हॉबी होती है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है, देखिए, मजबूरी के शौक को शौक नहीं कहते हैं। यूपीएससी में पूछते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, तो पूछना बंद कर दिया इस साल से, पहले पूछते ही थे। और उसमें कई लड़कियां लिखती थी अपनी हॉबीज में कुकिंग करना और वॉशिंग क्लोथ्स। तो मॉक इंटरव्यू में उनका भूत बना देता था कि तुम्हारा शौक है कि मजबूरी है, पहले बताओ। क्योंकि जिस परिवेश से आ रही थी उस परिवेश में उनके पास कोई चॉइस थी नहीं, बचपन से ये सिखाया। तो एक उम्र के बाद क्या होता है कि आपको उसी का शौक हो जाता है जो एक जमाने में शौक था आपके लिए, अब शौक हो गया है। अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ हाँ, ये तो है ही। अगर कोई ये कहे कि हम कुकिंग करते करते ऊब चुके हैं तो एकदम सच है, बहुत गहरा सच है। ऐसे बात सही है, ऐसा क्या किसी को हूट क्या करना? बात तो सुनिए, आप लोग ही बोलिए ऐसा क्या है। चलिए तो जी, आप लोगों ने दिल से लगा लिया इस बात को कि कोई लड़की खाना बनाए तो इसका मतलब है कि मजबूरी का मामला। मैं ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है किसी लड़की को खाना बनाना अच्छा लगता हो, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कपड़े धोना अच्छा लगता हो, लेकिन इस बात की संभावना ठीक ठाक ज्यादा होती है कि समाज ने एक विशेष व्यक्ति को लिंग के आधार पर एक खास किस्म की जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी को मन से अपना सके, इसलिए अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य, अच्छा मोटिवेशन दिया कि वाह क्या कपड़े धोए हैं, जबरदस्त, किसी के नहीं धुले इतने अच्छे कपड़े। तो जब तेरा पति जाएगा उसी कमीज बाकियों के पति ज्यादा चमकेगी, और लोग कहेंगे वाह इसकी पत्नी कौन है जो कमीज चमका के भेजती है। ऐसी बातें बोल बोल के उसके मन में बिठा दिया कि सफल व्यक्ति होने का मतलब है कि मेरे पति की कमीज की चमकार ज्यादा होनी चाहिए, उसके मन में बिठा दिया। और एक समय के बाद वो सच में भूल गई कि ये उसका शौक नहीं था, समाज का शौक था कि वो कपड़े साफ धोए। और एक समय के बाद समाज इतना हावी हो गया कि मुझ में और समाज की इच्छाओं में मेरे अंदर क्या उपस्थिति है उसका अंतर खत्म हो गया। किसी और को छोड़िए ना, अपना सोच के देखिए। अगर आपको सच में लगता है कि आईएएस बनने की इच्छा आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है तो आप गलतफहमी में हैं। अभी शायद न समझ पाए इस बात को या स्वीकार न करना चाहें। आपकी आईएएस बनने की इच्छा 99% केसेस में आपके समाज ने, आपके परिवार ने आपके अंदर बैठा दी है। और एक समय के बाद आप इसका अंतर करने की स्थिति में रहे नहीं कि ये इच्छा आपकी है या समाज की इच्छा है। और आपसे उससे जीवन में क्या करना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूं। और आपको ये भी नहीं पता कि ये भी किसने फूंक दिया आपके अंदर। ठीक वैसी लड़की बोल रही है कुकिंग करना मेरी हॉबी है। तो इससे ऐसा लगता है कि समाज का दबाव जो हमारे ऊपर होता है परिस्थितियां बनती है। बहरहाल मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दुनिया की हर लड़की कुकिंग करती है तो बिना शौक के करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं अच्छा पहले सुन लो इस बात को, मैं इस संभावना की ओर इशारा कर रहा हूं कि जिस जेंडर को जिस तरह के काम समाज सौंपता है, यदि उस जेंडर का व्यक्ति उस काम को अपना शौक बताए तो इसमें यह खतरा है कि ये उसका शौक नहीं था बल्कि ये शौक उस पर लाद दिया गया है। मैं उस खतरे की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं हो सकती जो खाना बनाना चाहती हो। किसी को शौक हो सकता है, कपड़ा धोने किसी का शौक हो सकता है, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन जनरली इसमें डाउट करने का स्कोप बनता है अगर उस वर्ग को यह जिम्मेदारी समाज ने पहले से सौंप रखी है तो। इसलिए कोई लड़का अगर लिखे कुकिंग हॉबी है तो ये जनरली अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि उसकी बाध्यता नहीं रही होगी और तब उसने अपने शौक से कहा। और कोई लड़की अगर ऐसी हॉबी लिखे जो आमतौर पर लड़कियों की दुनिया की हॉबी नहीं मानी जाती तो अप्रिशिएट करते हैं कि इसका मतलब ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस का मामला बनता है। जैसे बाइक चलाना, बुलेट चलाना, मजा है, ये लिखिए तब देखिए क्या धूमधाम हो जाएगी उसके बाद। चलो भाई, यूपीएससी ने क्यों पूछना बंद कर दिया? यूपीएससी ने मुझसे पूछा ही नहीं पहले कि हम पूछना बंद कर दें या ना करें, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता क्यों बंद कर दिया। ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि व्यक्तित्व के बारे में 3 वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से बताएं, समझ में आ रहे हैं नहीं? व्यक्तित्व क्या है? उन स्थायी विशेषताओं का समुच्चय या समूह जिनसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग रूप में जाना जाता है। जिन विशेषताओं के समूह की बात करते हैं वो 3 प्रकार की होती है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा ध्यान रखो, आप भी इसको टटोल लीजिए। आप में से कोई भी एक व्यक्ति अपने अंदर एक भी ऐसा गुण बता दे जो आपके सिवाय दुनिया में किसी में नहीं है दम तो बता दो। समझ में आ गई बात? कुछ अनूठा नहीं है, ढेला भर अनूठा नहीं है। दुनिया के एक भी व्यक्ति में एक भी ऐसा गुण नहीं है जो दुनिया के बाकी व्यक्तियों में नहीं है। अब दूसरी बात और रिस्की बता रहा हूं, केवल शारीरिक दिव्यांगता के पक्ष को हटा के बात करनी है। आपके अंदर एक भी ऐसा गुण नहीं है जो दुनिया के हर व्यक्ति में ना हो। अब तक मैंने कहा था दुनिया में किसी में भी ना हो, अब मैं कह रहा हूं दुनिया के हर व्यक्ति में ना हो। हमारे अंदर जितने गुण हैं वो दुनिया के हर व्यक्ति में है। बस दिव्यांगता की बात बीच में मत लाइएगा कि इस व्यक्ति का एक हाथ ठीक नहीं है जबकि बाकी के 2 हाथ ठीक है, ये नहीं, उसको छोड़ के जितनी चीजें आपके अंदर हैं वो दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर है, कुछ नया नहीं है। लेकिन
वो 100, 1000, 500 जितनी चीजें आपके अंदर हैं और सबके अंदर हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है ना आपका, वो यूनिक है। ठीक वैसा कॉम्बिनेशन किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए जब कहते हैं कि हर व्यक्ति अनुपम होता है, यूनिक होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि सामान्य विशेषताओं का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। और वो कौन सी विशेषताओं का कॉम्बिनेशन हम लोग होते हैं? कुछ फिजियोलॉजिकल है, हमारी लंबाई हो सकती है, हमारा वजन हो सकता है, हमारा रंग हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, ये सब हो सकता है। कुछ होती है बिहेवियर की, जो हमने देखी है, हम सक्रिय निष्क्रिय हो सकते हैं, हम आउटस्पोकन यानी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, हम डोमिनेटिंग और सबमिसिव हो सकते हैं। और ये तो चीजें आती हैं समय के साथ साथ, जम जाती होती हैं। और तीसरा है हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष, जिसमें कुछ क्षमताएं हैं, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, और क्या है? क्रिएटिविटी है। कुछ हमारे सामाजिक पक्ष हैं, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसमें एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, क्योंकि हम लोगों की पहचान करते हैं कि बहुत वैल्यूज वाला आदमी है, एथिक्स वाला आदमी है, शानदार आदमी है। और तीसरा व्यक्तित्व का एक पक्ष वो है मनोविज्ञान का, जिसमें अन्य पक्ष शामिल हैं, जैसे हमारा इंटरेस्ट क्या है, इस तरह की बातें, या और क्या क्या है इसमें इंटरेस्ट के अलावा, थॉट्स क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। जब भी कोई व्यक्तित्व पूछे, आप इन सबको बेस बना के एक अच्छा सा उत्तर दीजिए। अब इन सब में से एक चीज को उठा लेंगे हम, और उसका नाम है एटीट्यूड। और यहां से टॉपिक नंबर 2 की चीर-फाड़ करना शुरू। ठीक, जल्दी से नोट करो इस पर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। एक लिस्ट रहेगी तो आपके लिए समझना आसान रहेगा। एटीट्यूड को हिंदी में क्या लिख दूं? अभिवृत्ति की अभिवृत्ति? अभिवृत्ति। चलिए, आपको प्रश्नों की सूची बनाने से सुविधा होती है, थोड़ी सी आसान लगता होगा ना। लिखिए लिखिए, नंबर 1, अभिवृत्ति क्या है? इसके संघटक तत्व क्या क्या होते हैं? अभिवृत्ति क्या है? इसके संघटक तत्व क्या क्या होते हैं? ठीक, इसके सामने आप बना सकते हैं, या काम कीजिए, इसी में एक हिस्सा और जोड़ दीजिए। संघटक तत्वों में पारस्परिक संबंध कैसा होता है? संघटक तत्वों में पारस्परिक संबंध कैसा होता है? इसमें आप कह सकते हैं कि सितारा बनेगा 1। दूसरा, अभिवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अभिवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, 2 सितारे। तीसरा, निम्नलिखित में समानता, अंतर तथा संबंध स्पष्ट करें। निम्नलिखित में समानता, अंतर तथा संबंध स्पष्ट करें। डैश लगा के नीचे लिखिए, अभिवृत्ति तथा राय। राय का मतलब क्या होता है? बाबू गुलाब राय। राय मतलब ओपिनियन है ना, साथ में लिखिए राय या मत, ब्रैकेट में ओपिनियन। दूसरा, अभिवृत्ति तथा विश्वास। विश्वास के लिए हिंदी में, अंग्रेजी में क्या आएगा? बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। तीसरा, अभिवृत्ति तथा अभिरुचि। जल्दी से बोलो, अभिरुचि क्या होती है? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। चौथा, अभिवृत्ति तथा मूल्य। अपने बोल दो, वैल्यूज या वैल्यू, एटीट्यूड एंड वैल्यू। इन चारों के सामने अगर सितारे अलग अलग बनाने हैं तो पहले और दूसरे के सामने बनाइए 1-1, तीसरे के सामने बना सकते हैं 2, चौथे के सामने भी 2 बना लीजिए, या 2.5 कर लीजिए 2 की जगह, एक चांद और बना दो साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? इसमें विभिन्न कारकों की तुलनात्मक भूमिका क्या होती है? इसमें विभिन्न कारकों की तुलनात्मक भूमिका क्या होती है? इसमें आप बना सकते हैं 3 सितारे। अगला, अभिवृत्तियों के क्या प्रकार्य या लाभ होते हैं? इसमें आपके नोट्स में एक शब्द है सिलेबस में, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस के लिए हिंदी शब्द चलता है प्रकार्य। प्रकार्य का मतलब होता है उपयोगिता। ठीक है, अभिवृत्तियों के क्या प्रकार्य या उपयोग हैं, ऐसा कर ले, लाभ उपयोग की बात है, क्या प्रकार्य या उपयोग हैं, प्रश्न चिन्ह। क्या ये किसी संदर्भ में नुकसान भी पहुंचाते हैं? क्या ये किसी संदर्भ में नुकसान भी पहुंचाते हैं, प्रश्न चिन्ह स्पष्ट करें। इसके आगे बना सकते हैं सितारे कितने? 2 बना लीजिए। अगला, विचारों और अभिवृत्तियों में क्या संबंध है? विचारों और अभिवृत्तियों में क्या संबंध है? इनमें से कौन किस पर प्रभाव डालता है और कैसे? इनमें से कौन किस पर प्रभाव डालता है और कैसे?
2.5 सितारे। नेक्स्ट, अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच, अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच क्या संबंध है? इनमें से किसका किस पर प्रभाव पड़ता है और कैसे? इनमें से किसका किस पर प्रभाव पड़ता है और कैसे? इसमें आप बना सकते हैं 3.5 सितारे। पेपर लीक होते होते बचा है। ठीक, नेक्स्ट, नैतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? वर्तमान संदर्भ में कुछ नैतिक अभिवृत्तियों के उदाहरण दें। वर्तमान संदर्भ में कुछ नैतिक अभिवृत्तियों तथा उनमें परिवर्तन के उदाहरण दें। इससे बात और अच्छी हो जाएगी। तथा उनमें परिवर्तन के उदाहरण दें। आपके पाठ्यक्रम में एक शब्द लिखा है मोरल एटीट्यूड्स, है ना। नैतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? वर्तमान समय में कुछ नैतिक अभिवृत्तियों तथा उनमें परिवर्तन के उदाहरण दें। इसके सामने सितारे बना सकते हैं 2। अगला, राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? यह भी सिलेबस का शब्द है, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? अपने समय की कुछ राजनीतिक अभिवृत्तियों का उदाहरण दें। अपने समय की कुछ राजनीतिक अभिवृत्तियों का उदाहरण दें। इसमें भी 2.5 सितारे। अगला, किन तरीकों से किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है? किन तरीकों से किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है? इन प्रयासों में प्रायः कौन सी बाधाएं सामने आती हैं? इन प्रयासों में प्रायः कौन सी बाधाएं सामने आती हैं? और उनसे बचने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए? और उनसे बचने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तीन सितारे। अब देखिए, एक शब्द है, उसका अनुवाद अब तक मंगल ग्रह से पहुंचा नहीं पृथ्वी पर। शब्द है परसुएशन। परसुएशन, परसुएजन कुछ लोग बोल देते हैं। अगर आप इसका अच्छा अनुवाद मुझे बता सकें। इसके जो अनुवाद उपलब्ध हैं, कुछ लोग बोलते हैं अनुनयन, कुछ बोलते हैं सम्मोहन, कुछ लोग बोलते हैं प्रभावोत्पादन। ठीक है, इनमें से जो पहला अनुवाद है वो तो भद्दा अनुवाद है। ठीक, दूसरा ज्यादा भद्दा अनुवाद है। तीसरा ठीक किंतु अप्रचलित अनुवाद है। और मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं इस मामले में। आकर्षण, क्या बात है। लो जी, चौथा भी आ गया, आकर्षण। ये आपकी उम्र से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अट्रैक्शन होता है वो तो। ये भद्दे को भद्दे से गुणा करेंगे तो जो बनेगा भद्दा स्क्वायर, वैसा बन गया है। बुरा मत मानना, है ना, हंसी मजाक की बात है। ये भद्दा वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। कुछ और बताओ। महायान, समायोजन। लो भाई, एक और आ गया, समायोजन। समायोजन के लिए सही शब्द है एकोमोडेशन। उसका हिंदी अनुवाद समायोजन होता है। तो ये भद्दा क्यूब कर लो। बुरा मत मानना, है ना, हंसी मजाक है। भद्दा गुणा भद्दा, ऐसा। मतलब मैं अनुवाद करूं तो आप भी बोल सकते हैं कि तो भद्दा की पावर भी इनफाइनाइट हो गई है। ऐसा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? शब्द शब्द होता है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं, इसका सटीक अनुवाद हिंदी में है नहीं, क्या करें। तो थक हार के मैंने अंत में इसका अनुवाद पता क्या किया है? मैं तो ऐसे लिखता हूं, प्रोत्साहन। लो जी, एक और आ गया। कौन सा हन? प्रोत्साहन। हाँ, तो फिर एनकरेजमेंट क्या होता है? वो तो प्रोत्साहन है। धारणा, आपने तुरंत यूपीएससी के सिलेबस से देखा है, पर ये भूल गए कि धारण लिखा है, धारणा नहीं लिखा हुआ है। वो धारण लिखा है भाई, डंडा मत लगाओ एक्स्ट्रा उसमें, धारण है। इसको बोलेंगे घटिया अनुवाद है, घटिया। पर प्रोत्साहन तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इसका। तो असल में दिक्कत क्या हो रही है कि आपको क्योंकि पता नहीं परसुएशन होता क्या, इसलिए आप अनुवाद कर नहीं पा रहे ठीक से उसका। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, फिर आप मुझे बताना अनुवाद क्या होगा। सही शब्द बताना, एक शब्द एग्जैक्ट। प्रभावोत्पादन अनुवाद शायद मैंने किया था इसका, क्योंकि जब मैं सिर पीट के रह गया, कोई शब्द नहीं मिल रहा था और लगा कि कुछ लिखना तो होगा ही। कम भद्दा अनुवाद प्रभावोत्पादन है। ये भी भद्दा है क्योंकि वो सेंस उसमें एग्जैक्ट नहीं आ पा रही है। तो पहले सेंस समझ लीजिए, फिर आप बताइए इसके लिए सही शब्द क्या होगा। एक बार किसी को कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करने की प्रक्रिया या किसी को परसुएड करने की प्रक्रिया एक ही बात है।
कन्विंस करने की, यानी अपने भरोसे में लेने की प्रक्रिया, वो तो है कन्विंस करना। किसी की अभिवृत्ति बदलने के लिए उसे अपने विश्वास में लेकर उसके मन पर असर डालने की प्रक्रिया, यह है परसुएशन। परसुएट करना, धीरे धीरे किसी की राय जड़ है, किसी मुद्दे पर अभिवृत्ति बनी हुई है, एटीट्यूड फिक्स है, उसे धीरे धीरे एटीट्यूड चेंज करने के लिए प्रोत्साहित करना और अंततः उसे कन्विंस कर लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं परसुएशन। और इसके लिए हिंदी में मुझे अब तक कोई शब्द ऐसा मिला नहीं है जो मैं आपके सामने बेझिझक पेश कर दूं और कहूं कि हाँ यही शब्द है। गर्व, धर्म, साबुन भी हो सकता है, मिर्ची भी हो सकता है, और ईंट भी हो सकता है, होने में तो कुछ भी हो सकता है भाई। सुलाना, फुसलाना, हे भगवान, ये कह रही है फुसलाना हो सकता है। फुसलाना में नहीं तक कि आप कुछ गलत ही करने वाले हैं, जबकि परसुएशन अच्छी सेंस में भी होता है, मनाना, समझाना, मनुहार करना। हाँ, प्रतीतिकरण, हे प्रभु कहाँ थे आप? बहुत बढ़िया। ये मैं जानता हूं कि आपकी बराबरी में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तब भी मैं ठीक ठाक भाषा मेरे पास है। और मैंने ना कितने दिन सिर्फ फोड़ा इस पे, उसके बाद कह रहा हूं कि शब्द नहीं मिल पा रहा है, तो इतना जल्दबाजी मत करो। मनाना, भाई साहब धर्म बोल रहे, धर्म, इसके लिए ऐसे थोड़ा ना होता कि ज्ञान वही जो मेरे मुंह से निकला, ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो मेरे मुंह से फिसलेगा वही ज्ञान होगा, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसा करो, सबसे अच्छा ये लिख लो, ऐसे लिखो, परसुएशन क्या है, मतलब देवनागरी में परसुएशन ही लिख लीजिए चुपचाप। परसुएशन क्या है? एक अच्छे परसुएडर में कौन से गुण होने चाहिए? परसुएडर वो है जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे बिना मिनटों के, एकदम दिमाग घुमा दे, जो चाहे आप वैसा सोचने लग जाए, उसको बोलते हैं परसुएडर। ठीक है, एक अच्छे परसुएडर में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं, ऐसा कुछ भी लिख लीजिए। इसके सामने बनाइए 3 सितारे। परसुएशन में पाठ्यक्रम में लिखा है स्पेसिफिकली। अब एक टॉपिक है जो लिखा नहीं है लेकिन बनता है इससे जुड़ा हुआ, एक शब्द होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्योंकि मनोविज्ञान में जैसे ही आप एटीट्यूड को पढ़ेंगे उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसके लिए हिंदी शब्द है संज्ञानात्मक असंगति। आज आपको कुछ तकनीकी शब्द सीखने पड़ेंगे, आप मनोविज्ञान की दुनिया में आ गए हैं तो मनोविज्ञान की भाषा समझेंगे, और जैसे दर्शन पे आएंगे फिर दर्शन की भाषा समझेंगे। संज्ञानात्मक असंगति यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होती है समझेंगे। अब लिखिए, संज्ञानात्मक असंगति ब्रैकेट में कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सितारा इस पे एक ही बनाइए क्योंकि पाठ्यक्रम में साफ साफ लिखा नहीं है। इसके बाद 3-4 शब्द ऐसे हैं जिस पर सवाल आ सकता है कभी भी, तो एक प्रश्न बनाइए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। पहला शब्द है ये है, बताइए इसका उच्चारण क्या होगा, और क्या आपको लगता है कि ये स्पेलिंग सही है गलत है? CRISY तो नहीं होगा, चेक करो गूगल से जल्दी से, मेरे ख्याल से S होगा। इसका उच्चारण क्या होता है? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, और हिपोक्रेसी के लिए हिंदी शब्द होता है पाखंड। ठीक, और दूसरा आपको क्या करना, 3 शब्द एक साथ लिख लेने हैं, उनकी तुलना करनी है आपस में। ये शब्द पता नहीं आपने कभी सुना, यानी स्टीरियोटाइप्स। तो एक तो हो गया स्टीरियोटाइप्स, मुझे लगता है किसी पीसीएस में इन 3 शब्दों का संबंध पूछा गया है। स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब भी पूछेंगे इन 3 को एक साथ पूछेंगे, मतलब पूछना चाहिए तीनों को एक साथ। स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप्स का हिंदी का बहुत अच्छा अनुवाद नहीं मिलता है, वो ऐसा मिलता है कि समझ नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको हिंदी में स्टीरियोटाइप्स ही चला लीजिए। परीक्षा में ध्यान से देख लीजिएगा, जो शब्द लिखा होगा वही अनुवाद चला दीजिएगा वहां। जो प्रेजुडिसेस है उसके लिए हिंदी में शब्द चलता है पूर्वाग्रह, वो प्रचलित शब्द है पूर्वाग्रह। और डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही है, इसका मतलब है भेदभाव। पूर्वाग्रह तीसरा हो गया, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। ठीक है, और इनके सामने आप सितारे बना सकते हैं, 2-2 बना लीजिए, एक आध संभावना प्रश्न होने की हो सकती है। अब एक अंतिम प्रश्न लिखिए, आपकी राय में किसी सिविल सेवक के पास किस प्रकार की अभिवृत्तियां होनी चाहिए? आपकी राय में किसी सिविल सेवक के पास किस प्रकार की अभिवृत्तियां होनी चाहिए? वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। और एक बात को गांठ बांध के रख लेना है कि हर प्रश्न में 1-2 एग्जांपल वास्तविक जीवन के ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसा आ सकता है कभी भी। इस आखिरी वाले सवाल के सामने आप 2 सितारे बना लीजिए, काफी है। अब ये बताएं कुल कितने प्रश्न बने? 14 प्रश्न। ठीक है, इतनी साल का वनवास था, जल्दी ही खत्म करते हैं इसको। अभिवृत्ति टॉपिक जो है यहां से शुरू हो रहा है, इसका सही जो समय है वो है 5 दिन का।
5 दिन में पूरा हो जाना चाहिए और हो ही जाएगा। अब शुरू करने से पहले आपको 3 शब्दों से परिचित करवाना जरूरी है। वो 3 शब्द समझ लीजिए तो बात खत्म। एक शब्द है कॉग्निशन। कॉग्निशन, ठीक। आप में से कितने लोगों ने शब्द सुना हुआ पहले कभी? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉग्निशन में अगर शुरू में री लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? रिकॉग्निशन हो गया, सुना ही होगा आपने। फिर अगर आपने कॉग्निजेंस कर दिया तो आपने सुना होगा कि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया है, पुलिस हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। फिर आपने एक शब्द सुना होगा कॉग्नाइजेबल या कॉग्निजेबल। कॉग्निशन के लिए हिंदी शब्द है संज्ञान। कॉग्निशन संज्ञान, ठीक है। रिकॉग्निशन के लिए होता है पहचान। कॉग्निजेंस भी संज्ञान है, किंतु कॉग्निजेंस जो है ये एक तरह से प्रक्रिया के रूप में है, जबकि कॉग्निशन संज्ञा के रूप में है। क्रिया और संज्ञा का अंतर है, पर शब्द एक ही चलता है, संज्ञान। अभी समझाऊंगा आपको। कॉग्नाइजेबल संज्ञेय होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सामान्य भाषा में सारे शब्द आते होंगे। संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया गया है, पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुवो मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए मामले को उठा दिया है। सुना है सारे शब्द? हाँ। इन सारे शब्दों की जो मूल धातु है, धातु मतलब क्रिया, मूल क्रिया जो है उसको बोलते हैं कॉग्निशन। मनोविज्ञान में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और एटीट्यूड को समझने के लिए इस शब्द को ठीक से पहचानना जरूरी है। एक तो हुआ कॉग्निशन, दूसरा शब्द है एफेक्शन। AFFECTION, एफेक्शन। और अगर आप ION हटा देंगे तो वो शब्द भी काम आएगा, इफेक्ट। एक तो होता है EFFECT इफेक्ट, एक होता है AFFECT इफेक्ट। एफेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका उससे एफेक्शन हो गया है। सुना है ऐसा आप लोगों ने कभी? हाँ, तो क्या मतलब होता है? लगाव हो गया है। हाँ हाँ हाँ, स्नेह हो गया, स्नेह, प्रेम हो गया है, ठीक है। भावनात्मकता को बोल सकते हैं एफेक्शन, और इफेक्ट होता है भाव। और भाव के लिए एक शब्द और होता है संवेग, इसलिए एफेक्शन को संवेगात्मकता, भावात्मकता दोनों कहते हैं, ठीक है। और इफेक्टिव अगर शब्द आएगा कहीं, ए से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना है। ई से होगा तो प्रभावी, ए से होगा तो भावनात्मक। मैं दरअसल आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एटीट्यूड वो है जो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल हो। इतना ही समझाना चाह रहा हूं। इसलिए पहले 3 शब्द बताना चाह रहा हूं कि 3 शब्द क्या है, पहले पहचान लीजिए, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। और तीसरा शब्द है बिहेवियर, जो आप जानते हैं, और इसमें अंत में AL लगा देंगे तो बिहेवियरल हो जाएगा। इसके लिए हिंदी में क्या हो सकता है? क्या हुआ? व्यवहार, ठीक है। बिहेवियर हो गया व्यवहार और बिहेवियरल हो गया व्यवहारात्मक। कहीं कहीं क्रियात्मक भी कह देते हैं। व्यावहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक होता है प्रैक्टिकल, उसको बोलते हैं व्यावहारिक। कौन से सर्वे में? मतलब हो सकता है, लेकिन अगर भारत सरकार के किसी डॉक्यूमेंट का अनुवाद पढ़ के आप उसको प्रामाणिक भाषा मान रहे हैं तो ये अपने आप चिंता की बात है। क्योंकि सरकार में जब आप जाएंगे तो देखेंगे अनुवाद कैसे होता है, फिर आपकी आस्था खत्म हो जाएगी, जैसे मेरी पहली खत्म एकदम। तो हो सकता है उन्होंने कर दिया होगा, शायद सोच के भी किया हो, लेकिन ज्यादा संभावना है कि रैंडमली कर दिया होगा। और जब से गूगल ट्रांसलेट 70% एक्यूरेसी पे आ गया है, सरकारी अनुवादकों की जिंदगी में इतना सुख आ गया है, दिन भर का काम आधे घंटे में हो जाता है। गूगल पे डाला, अनुवाद किया, खटाक से छापा, हो गया। 1-2 शब्द चेंज कर देते हैं ताकि प्रामाणिक रहे, और 1-2 साल बाद 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, तो और बढ़ेगा। चलो, अब बिहेवियर क्या आप जानते हैं, इफेक्ट क्या है? भावना है। भावना को बताइए क्या होता है? इमोशंस, ठीक है। इमोशन का संबंध मस्तिष्क से है, दिल से है? अच्छा, लोकल भाषा में बताओ, दिल से है कि दिमाग से है? दिमाग से है। मुझे पता है कि आप लोग बायो पढ़ के आए हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि दिल तो खाली खून की पंपिंग करता है, इसलिए दिल से कैसे हो सकता है? जो दिमाग है वही हमारे भिन्न विचार, भिन्न भावनाएं सब पैदा करता है। मैं जानता हूँ ज्ञानी लोग हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सामान्य जीवन में जो भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से भावनाओं का संबंध किसी से है? दिमाग से है। इसी की कमी होती है कई बार इंसान में, तो वो समझ नहीं पाता बार बार कहने के बाद भी कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक। एक फिल्म का गीत है, दिल दा मामला है, भावनाओं का मामला दिल का मामला है। और जब तर्क हो, विचार हो और गणित हो, ये किसका मामला है? दिमाग का मामला है, ठीक है। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिसको हम दिल कहते हैं, हिंदी फिल्मों में अक्सर आप देखेंगे कि लोग इमोशंस व्यक्त करने के लिए अपने सीने के बाईं तरफ हाथ रख के बोलते हैं मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, जबकि वहां से खाली खून की पंपिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो भावना व्यक्त हो रही है ना, ये जो भावना आ रही है प्रेम की, कहां से आ रही है? खोपड़ी से आ रही है। खोपड़ी के दाएं हिस्से से आ रही है, और खोपड़ी का बायां हिस्सा कैलकुलेशन करता है, इसको बोलना ठीक रहेगा, उसको बोल दूं, आज बोलूं कि कल बोलूं, वेट कर लेता हूं, 2 दिन रुक जाता हूं, पहले देख लेता हूं इसके भाई बहन कितने हैं, दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये सब चल रहा है तो बायां दिमाग काम कर रहा है। अगर दिल में आ रहा है कि बोल दे यार, बोल दे, इतना मन कर रहा है बोल दे, तो दायां दिमाग काम कर रहा है। इनके बीच की टकरार चलती रहती है। तो ये कुल मिला के दिमाग के ही 2 हिस्सों का खेल ज्यादा होता है, ना कि दिल और दिमाग का खेल।
तो भावनाओं का संबंध हुआ एक खास किस्म की इमोटिवनेस से, और इमोटिवनेस का मतलब एक खास किस्म का हार्मोनल आउटपुट समझ लीजिए। भावुक होने का मतलब दरअसल सिर्फ इतना है कि कुछ खास हार्मोन्स आपके भीतर ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाते हैं, और कुछ नहीं है इसका मतलब। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द केमिस्ट्री ऑफ लव। प्रेम कुछ नहीं है, रसायन शास्त्र है बस। कुछ रसायन है, थोड़ा बह गया आप बोलते हैं मैं मोहब्बत में हूं। कुछ नहीं है, रसायन ठीक करवाओ ठीक हो जाओगे। किसी डॉक्टर से मिलो, रसायन ठीक कर देगा, एक इंजेक्शन लगाएगा, रसायन ठीक हो गया, फिर आप कहेंगे मैं पढ़ाई करूंगा। तो कुछ रसायनों का मामला है, केमिकल्स का मामला है, हार्मोन्स का मामला है, ठीक है। और कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन का मतलब है किसी भी चीज को जानना, कॉग्निशन है। देखिए मनोविज्ञान में ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कॉग्निशन का मतलब सिर्फ क्या है? जानना। किसी भी चीज को जानना, किसी भी रूप में जानना, इसको बोलते हैं कॉग्निशन। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं पर ये नहीं जानते कि हम जानते हैं। समझ पा रहे हैं? हम कुछ जानते हैं पर ये नहीं जानते कि हम उसको जानते हैं। ये भी कॉग्निशन है, किंतु हमें कॉग्निशन तो है पर कॉग्निशन का कॉग्निशन नहीं है। भाषा गोलमटोल तो नहीं हो रही है? समझ में आ रही है? चलो फिर मैं आपको गोलमटोल भाषा समझाने के लिए एक वाक्य बोलता हूं, बताओ इसका मतलब क्या है? बताओगे? इससे अलग है, सेल्फ परसेप्शन आगे चल के आने वाला है। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा दिमाग? आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। लिखवा दें इसको? कोई शेरो शायरी चल रही है, लिखवा दीजिए। आएगा आएगा, पाठ्यक्रम में आएगा, आगे चलिए सेल्फ के कंसेप्ट में आएगा आएगा, समझ में आएगा ठीक से? चलिए, कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे प्रिय स्टेटमेंट कौन सी, तो एक ये है, और एक सार्थ दार्शनिक है। उसने क्या कहा? ही इज नॉट बट ही इज बट ही इज नॉट। वह समझ में आएगा तो सार्थ किस बात का? फिर अगर समझ में ही आ गया तो सार्थ किस बात का होगा? वह नहीं है जो वह है, वह है जो वह नहीं है। सोचो इसके बारे में, सोचो, समझाएंगे, समय आने पे समझाएंगे। अब मुझे ये बताओ, ये वाला वाक्य, संज्ञान का मतलब किस चीज को जानना। ऐसा हो सकता है कि हम जानते हो किंतु ये ना जानते हो कि हम जानते हैं, हाँ या ना? तो संज्ञान तो है, किंतु संज्ञान का संज्ञान हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। अब इन तीन शब्दों से खेलते हुए समझेंगे एटीट्यूड क्या है। इन तीन शब्दों से ही सारी परिभाषाएं होती हैं, इसलिए इन तीन को हमने पहले ही समझ लिया। देखो एटीट्यूड क्या है। एक तो है कि इसका सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ तो सिंपल सा है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस जगत की किसी भी भौतिक या मानसिक विषय, मैं आपको दो शब्द बोलता हूं और मैं जानबूझ के मनोविज्ञान की किताबों से थोड़ा सा उल्लंघन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आपको वो भी समझा देता हूं। जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय, पहली बात, के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को बोलते हैं अभिवृत्ति, जो कि मैंने आपको संकेत किया था पहले भी। इसका मतलब है ना, ये वही बात है। आज हमने इसमें जो जोड़ दिया है केवल इतना कि जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय, ये जोड़ दिया है, बाकी तो वही है। तो जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को बोलते हैं अभिवृत्ति। अब मैंने आपसे कहा ना कि मैंने मनोविज्ञान की किताबों को थोड़ा सा उनका उल्लंघन कर दिया है। क्यों कर दिया आपको समझाता हूं। सिर्फ ये चाह रहा हूं, क्या होता है कि अंग्रेजी में क्योंकि विषय बना साइकोलॉजी, तो अंग्रेजी के शब्द बहुत प्रचलित हैं। हिंदी में जैसे हम उसको बनाते हैं तो कभी कभी उससे बात समझना मुश्किल होने लगता है। समझे, भौतिक विषय का मतलब मोटा सा है जिस विषय को हम देख सकते हैं, ठीक। और एक शब्द होता है साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, मनोवैज्ञानिक विषय। मैं मनोवैज्ञानिक को भी सरल भाषा मानसिक विषय कह देता हूं एक बार। मतलब कल को आप किताब पढ़ के आएंगे, चिल्लाएंगे कि सर वहां तो ये लिखा है, आपने शब्द चेंज कैसे कर दिया। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मैं चेंज क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका नंबर एक बढ़ जाए, क्योंकि परीक्षक समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा भौतिक विषय हो सकता है जो मानसिक विषय न हो, या कोई ऐसा मानसिक विषय हो सकता है जो भौतिक विषय न हो? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का संबंध या तो बनेगा ऐसा, या बनेगा ऐसा, और या बनेगा ऐसा। अब आपको बता देना है कि एक है, दो है या तीन है। कितने लोग आप में से मानते हैं एक है, पहला संबंध है? कोई नहीं मानता। दूसरा, इसके पक्ष में करीब 25-30 हाथ खड़े हुए। तीसरा, इसके पक्ष में करीब 40 हाथ खड़े हुए हैं। मैं भी अपना हाथ खड़ा कर लेता हूं तीसरे के पक्ष में, ठीक। तीसरा है, ऐसे कर रही है, यस ये ठीक है। अच्छा जरा बेटा ये बताओ, इनमें से कौन से वाला कौन सा है? दोनों गोलों में से भौतिक कौन सा, मानसिक कौन सा, ये बताओ मुझे। अच्छा बताइए, इनमें से बड़े वाला गोला कौन सा है? मानसिक है, भौतिक नहीं है? पक्का? कितने लोग मानते हैं कि बड़ा वाला मानसिक है? क्या बात है, इसके पक्ष में 40 हाथ थे और बड़े वाला मानसिक है, इसके पक्ष में 60 हाथ खड़े हुए हैं। वाह गजब, आप लोग तो हद ही कर देते हैं। मानसिक और भौतिक, यही तो बात थी जो समझाना चाह रहा था। एकदम सही बताया आपने। इस जगत में कुछ भी जो भौतिक है उसके बारे में सोचा जा सकता है, तो वो मानसिक तो है ही है। पर कुछ ऐसी मानसिक वस्तुएं हो सकती है जो भौतिक ना हो, जैसे विचार, जैसे मूल्य,
विश्वास, आस्था, कुछ भी ऐसा। वाह, इस संप्रदाय ने कहा प्रेम। चलिए, हाँ, तो प्रेम भी अनुभूति के रूप में अगर प्रेम है तो मानसिक विषय है। इसका मतलब ऐसे मानसिक विषय हो सकते हैं जो भौतिक ना हो, किंतु इस दुनिया में एक भी ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जो मानसिक ना हो, क्योंकि जो है भौतिक रूप से उस पर सोचा तो जा ही सकता है। इसलिए अगर मैं कहूं कि मनोविज्ञान कहता है कि जगत के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को अभिवृत्ति कहते हैं, इतना ही कहता है, क्योंकि साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में निहित है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उसमें आ ही जाते हैं, साइकोलॉजिकल भी आ जाते हैं। पर जब हिंदी में लिखते हैं जगत के किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति रुझान, तो उससे कभी कभी लगता है कि बात कहीं ऐसा ना हो कि स्पष्ट ना हो पाए, तो आसान भाषा में क्या है, किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को अभिव्यक्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, अब कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी परिभाषा क्या होगी, ये तो इसका अर्थ हो गया। ऐसा इस अर्थ को आप कितने क्षेत्रों में प्रयोग कर सकते हैं? ये कोई एकाध चीज है या दुनिया भर की चीजों में प्रयोग हो जाएगा? जैसे मैं एग्जांपल दूं, विभिन्न धर्मों के प्रति आपके मन में ऐसा हो सकता है कि अरे यार, ये वाले लोग ठीक नहीं होते हैं ना, ये ठीक नहीं होते हैं, ये वाले तो महानीच होते हैं, अच्छे तो एक ही होते हैं जो मैं हूं बस, बाकी तो सब खराब होते हैं। ये क्या है? एटीट्यूड है धर्म को लेकर। और किसको लेकर हो सकता है? धर्म को लेकर हो सकता है, नस्ल को हो सकता है, जाति को हो सकता है, जेंडर को लेकर हो सकता है कि ये जो लुगाइयां होती है ना, इनसे कोई बात कहना बेकार है, और ये जो मर्द होते हैं ना, ये तो ऐसे ही हैं, भरोसे के लायक नहीं होते हैं। सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सारी औरतें एक जैसी होती हैं। आदमियों के मन में सबसे प्रिय विश्वास है सारी लड़कियां और महिलाएं एक जैसी होती हैं। वही रोना पीटना हर समय। और हर स्त्री के मन में सारे आदमी एक जैसे हैं, कोई भावना नहीं, निष्ठुर, दिल नाम की चीज नहीं है, ईमानदारी नाम की चीज नहीं है, केयरिंग होते नहीं है, और इतने रूखे सूखे होते हैं। लेकिन ये एटीट्यूड्स हैं, और जो एटीट्यूड यूनिवर्सली फैल जाए वो सबसे प्रसिद्ध स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप क्या है? वो एटीट्यूड जिसके पीछे तर्क नहीं है किंतु फैला हुआ है, वो स्टीरियोटाइप है। और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दो स्टीरियोटाइप्स क्या हैं? सारी महिलाएं एक सी होती हैं, सारे पुरुष एक से होते हैं। सबसे प्रसिद्ध दो स्टीरियोटाइप्स ये है। ठीक, चलिए, तो एक तो ये हो गया धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर। व्यवसाय भी तो हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं यार, नौकरी में जो मजा है ना वो अपने काम में नहीं है। नौकरी में बढ़िया शांति से सो, सुबह उठे, तकिए के नीचे 2000 रुपए रखे हुए हैं, आज के हो गए, संडे को भी रखे होते हैं, हो गए, महीने का 60,000 हो गया, 70,000 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ऑफिस जाओ, मन है तो काम करो, वरना टाल के वापस आ जाओ, छुट्टियां मिलती रहती हैं, कौन चिल्ल पोंक रहे रात दिन। और जो उद्यमशील व्यक्ति कहते हैं नौकरी में क्या मजा है, जिंदगी है, चौपट जिंदगी, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी में तमाम होती है, अपना कुछ करेंगे, लड़ेंगे, साहस करेंगे, बिखरेंगे तो बिखर जाएंगे, फिर उठेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, उसका वो टेम्परामेंट है। तो किसी को लग सकता है कि नौकरी बढ़िया है, किसी को लग सकता है कि अपना उद्यम अच्छा है, किसी को लगता है पॉलिटिक्स अच्छी है, किसी को लगता है अभिनेता बनूंगा, किसी को लगता है कि अभिनेता नहीं बना तो अभिनेता बनूंगा। तो कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अपना परसेप्शन है। विभिन्न व्यवसाय हो सकते हैं, यहां तक कि विभिन्न वेशभूषाएं हो सकती हैं। और दिक्कत तब होती है जब ये परसेप्शन सोशल परसेप्शन बन जाते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध परसेप्शन है कि जो लड़की सूट पहन के उसको बोलते हैं बहन जी आई है, और जो जींस पहन के बोलते हैं हाँ ये लड़की मॉडर्न है, हाँ ये मॉडर्न लड़की है। कोई लड़का कुर्ता पजामा पहन के चला जाएगा, बार जगत भैया हो जाएगा उस दिन, पूरा जगत उसको भैया कहेगा कि भैया जी आए हैं, आइए भैया जी आइए। और अंदर का हो कबीलाई आदमी, बाहर से जींस ठीक से पहन रखी है तो हाँ ये बढ़िया डूड है, डूड अंदर का कबीलाई है, 4वीं ईस्वी पूर्व का आदमी है अंदर से, खोपड़ी से, लेकिन जीन्स टाइट पहन रखी है, टी शर्ट बढ़िया पहन रखी है, बाल थोड़े से स्पाइक्स कर रखे हैं, एक कान में कुंडल लगा रखा है, तो लोग कह रहे हैं कि ये है 24वीं सदी का डूड है, 300 साल पहले पैदा हो गया है। क्योंकि हमें लगता है कि वेशभूषा से भी हमारा एक रुझान होता है, हमें किसी खास किस्म का कपड़ा अच्छा लग सकता है, किसी खास किस्म का नहीं लग सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी। भाषा को लेकर हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बात इंग्लिश है ना वो हिंदी में नहीं है। आई कांट स्पीक हिंदी, आई ट्राई टू स्पीक हिंदी बट हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट, तो लेट्स सेलिब्रेट हिंदी डे, हैप्पी हिंदी डे। कई अंग्रेज, काली चमड़ी वाले अंग्रेज ऐसे बोलते हैं भारत में, उनको हिंदी पसंद नहीं है, बाई मिस्टेक यहाँ पैदा हो गए, पैदा होना था अमेरिका में, हो गए यहाँ पैदा। कुछ को अंग्रेजी पसंद नहीं, उनको मातृभाषा से लगाव है, वो हर बात में संस्कृत की महानता गिनवाते रहते हैं। तो रुझान है, किसी को कोई भाषा पसंद है, किसी को भाषा पसंद है। आपकी उम्र में उर्दू का रुझान बढ़ जाता है, पहला ब्रेकअप होती है उर्दू की शरण में जाता है। भाई जब आदमी देशभक्तों का संस्कृत की शरण में जाएगा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, पर जहां ब्रेकअप हुआ उसके बाद तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तब उर्दू में शायरी चलती है। चलिए, भाषा हो गया, आगे क्या क्या आगे आगे ये है आगे बताओ आगे। चलिए, समझ में आ गया। कुल मिला के हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के हर पक्ष के प्रति, जैसे राजनीतिक दल है उसके प्रति भी हो सकता है ना, विभिन्न देशों के बारे में हो सकता है, विभिन्न राज्यों के बारे में हो सकता है, विभिन्न जिलों के बारे में हो सकता है। जिला गाजियाबाद सुन के ही लगता है कि अपराध होने वाला है इस समय, जिस तरह से फिल्म बना दी है जिला गाजियाबाद, और बाकी जिले भी पीछे थोड़ा चल रहे हैं, लेकिन नाम एक का हो गया है। तो किसी राज्य को लेकर परसेप्शन होता है, अब जैसे बिहार का एक परसेप्शन है, ऐसे ही उड़ीसा का एक परसेप्शन है, पंजाब का एक परसेप्शन है। ऐसा थोड़ा कि पंजाब का हर व्यक्ति वैसा ही होता है, या बिहार का हर व्यक्ति खास किस्म का होता है। परसेप्शन है, उसी परसेप्शन से हमारे एटीट्यूड्स बन जाते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान तो होता नहीं हमें। ऐसे देश को लेकर है,
यदि कोई आपसे पूछे कि बेटा अगली बार कहां पैदा होगे, भारत का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन दो है। पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है पाकिस्तान। सबने स्विट्जरलैंड चुना, ठीक है। फिर कहा अमेरिका और स्विट्जरलैंड, डाउट हो गया कि कौन सा ले, ये ले कि वो ले। फिर कहा पाकिस्तान और बुरुंडी। बुरुंडी, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, बड़े देशभक्त हो तुम लोग तो, देश की भक्ति में भी जान दे दोगे। चलो बढ़िया, तालिबान में जाएंगे, ठीक है। हाँ ये भी है, आईपीएस तो आईटीएस सही, इंडियन तालिबान सर्विसेज, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका अर्थ। अर्थ का मतलब बस स्पष्ट। और जो समझना था, हमारे व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे के सारे जगत में हर समय विभिन्न चीजों के प्रति हमारे रुझान सकारात्मक या नकारात्मक होते ही हैं। इसलिए समाज को लेकर जो हमारी समझ है उसका मेजर हिस्सा बनता है हमारे एटीट्यूड से। और दिक्कत क्या है, क्लास 1 में बताया था, अगर आपको बनना है आईएएस, अगर तो आपको बनना है सामान्य व्यक्ति, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कोई पूछ रहा है, सोचो। जैसे कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये बोल के सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर बोलते हैं अभी तक नहीं हुआ बर्बाद, फिर ब्रश करके फिर बोलते हैं बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सरकार कान भी नहीं देती ऐसे लोगों पर, क्योंकि पता है कि ये ऐसे ही लोग हैं, खाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, इनसे कोई खास मतलब है नहीं, तो कोई महत्व नहीं है उनका। लेकिन अगर कोई सीनियर नेता या सीनियर प्रशासक ये बात बोल दे कि पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और उसकी 15-20 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति को जान से मार देना चाहिए, तो ये चिंता की बात है। सड़क के मूर्ख कह रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो इसलिए सड़क पे हैं और मूर्ख हैं क्योंकि वो ऐसी बात करते थे। पर यदि देश की नियति तय करने वाले व्यक्ति ऐसी भाषा बोलने लग जाए तो चिंता की बात है। और यदि सिविल सेवक के एटीट्यूड्स में समस्या है, डिस्टॉर्टेड है, तो पहले वो जिले का बेड़ा गर्क करेगा, बाद में राज्य का, अंत में देश का पूरा बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए ये टॉपिक है कि अभिव्यक्तियां क्या हैं, कैसे बनती हैं, कैसे ठीक करें। असली बात क्या है, कैसे ठीक करें इनको। और मसूरी में आपके साथ जो होने वाला है वो बेसिकली ये होने वाला है, रिपेयर करेंगे एटीट्यूड्स को, जो बिगड़े हुए हैं वो ठीक करेंगे। उसका फाउंडेशन कोर्स का पर्पस वही है और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि जो 100 दिन की ट्रेनिंग है वो सिर्फ आपको एक बेसिक सिविल सर्वेंट के जो वैल्यू सिस्टम है वो सिखाने के लिए है। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रेनिंग है सर्विस वाली, जिसमें आपको सर्विस के रूल्स, कानून, नियम और बाकी जो तकनीकी बातें वो सब सीखनी होती हैं, तब आता है। जब सोशल साइकोलॉजी ने एटीट्यूड का महत्व समझा तो सवाल हुआ इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा देने का पहला प्रयास 1946 में एक व्यक्ति ने किया जिसको बोलते हैं थर्स्टन। हम 8-10 नाम हर टॉपिक में अंग्रेजों के लिखेंगे जिनके नाम से प्रामाणिकता आ जाती है, उनका नाम लिख के आ जाइएगा। एक दाएं बाएं तो चल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा दाएं बाएं ना हो, जहां जो नाम था वहीं आए। थर्स्टन नाम के व्यक्ति ने 1946 में पहली बार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। और इसका कहना यह था कि मैं ऐसा करता हूं, इसकी परिभाषा एक वाक्य की लिखवाता हूं, फिर आप मुझे बताइए कि इसने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल इनमें से किस एलिमेंट को केंद्र में रखा था। हम ये समझना चाह रहे हैं, ठीक है। लिखिए, एक वाक्य में लिखिए कि थर्स्टन ने क्या परिभाषा, किसी मानसिक या भौतिक विषय, देखो या भौतिक लिखा नहीं है, मैं आसान करने के लिए लिखवा रहा हूं जानबूझ के ताकि बात आसान रहे। किसी मानसिक या भौतिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। यह परिभाषा भाई साहब ने दी थी। तो इसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता? सबसे महत्वपूर्ण शब्द 3 है, भाव की तीव्रता। और जो व्यक्ति भाव की तीव्रता को केंद्र में रखेगा, इसका मतलब है कि इफेक्टिव एलिमेंट उसके केंद्र में था। तो हम कहते हैं कि इसकी परिभाषा का सबसे पहला प्रयास हुआ जिसमें इफेक्टिव एलिमेंट केंद्र में था। ए मॉडल कह सकते हैं, ए ऐसे इफेक्टिव। ये पहला चरण है। आगे चलकर खूब रिसर्च हुई, तो सेकंड फेज में कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं, कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, और इसको आप CA मॉडल कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड है ना उसमें कॉग्निशन और अफेक्शन, ये 2 पक्ष होने बहुत जरूरी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बात थी, क्योंकि मैंने इसका बेस आपको एक दिन डिस्कस किया था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई इमोशन बिना किसी कॉग्निशन के हमारे मन में आ सकता है? आप सोचें इसका क्या मतलब हुआ। अगर जब आपके मन में इमोशन आता है, भाव आता है, संवेग आता है, उसकी कोई वजह होती है या बिना वजह के आ जाता है? वजह होती है। वो वजह या तो भौतिक होती होगी कि सामने किसी को देख लिया, उसके लेके इमोशन आ गया कि अरे यार ये मनहूस काम मिल गया सुबह, अरे अहो भाग्य, आज तो मजा आ गया। किसी को देखा, इमोशन आ गया, एक तो ये हो सकता है। मान लो किसी को देखा ही नहीं, तब भी आ सकता है। तब कौन सा विषय होगा? मानसिक विषय होगा। किसी को देखा अजनबी को, उसको देख के किसी की याद आ गई, क्योंकि चलता वैसे ही है वो। जैसे उसकी याद आई, आपके होठों पे मुस्कुराहट तैर गई कि कहाँ होगा मेरा दोस्त, पता नहीं, लेकिन इंसान बहुत बढ़िया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आसपास के लोग देख रहे हैं, पगला तो नहीं है, बिना बात के मुस्कुराया जा रहा है। लेकिन आपका ये इमोशन ऐसे ही नहीं आ गया है, आपका इमोशन आपके मानसिक विषय के स्टिमुलस बनने से पैदा हुआ है। और यदि स्टिमुलस
फिजिकल ऑब्जेक्ट ना हो, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो, तब भी कोई समस्या नहीं है, जस्टिफाइड है। और इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम इमोटिव होते हैं तो उस इमोशन के मूल में एक ना एक कॉग्निशन होता ही होता है। कॉग्निशन का मतलब जानना, जानने में कुछ भी हो सकता है। अचानक मुझे ध्यान आ गया, ध्यान करना भी जानना ही है, किसी चीज को याद करना भी जानना है, रिकॉग्निशन, कॉग्निशन का एक पार्ट है। किसी को पहचान लेना, किसी को याद कर लेना, कुछ नया सोच लेना, ज्ञान बुद्धि के क्षेत्र का हर चीज जो हमें समझ में आ रही है वो कॉग्निशन है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, इस परिभाषा में ना ये जोड़ दो, किसी विषय के संज्ञान पर आधारित भावना की तीव्रता को हम कहेंगे अभिवृत्ति। लिखिए, मत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी फेज है सेकंड फेज। आपकी वृत्ता लिखेंगे सेकंड फेज में संज्ञान और इसको अब जो अनुभूति है या भाव है उसे केंद्र में रखा गया। आजकल जो चरण है 1980 के बाद से 1980 ऑनवर्ड्स, इसको कुछ लोग बोलते हैं ABC मॉडल। ABC, इससे याद रहता है, ABCD याद ही हम लोगों को बचपन से। लेकिन यदि सही क्रम में देखें तो यह CAB मॉडल होगा, कैब मॉडल हो जाएगा CAB। तो बताओ C से क्या बनेगा? कॉग्निशन, A से अफेक्शन या इफेक्ट, और B से बिहेवियर। देखिए क्या होता है, कभी कभी बहुत विचित्र संयोग होता है कि अंग्रेजी के एक्रोनिम का हिंदी में भी एक्रोनिम बन जाए। अब आप सोच रहे हैं कि किसका क्या बना दिया, होता क्या है ये एक्रोनिम? आप में से कितने लोग इस शब्द से वाकिफ हैं? एक्रोनिम, ACRONYM, एक्रोनिम जानते हैं? 8-10 लोग जानते हैं। एक्रोनिम का मतलब होता है जब आप किसी शब्दों के समुच्चय के पहले पहले लेटर को लेकर या थोड़ा बहुत हेरफेर करके एक नया शब्द कर दें, उसको बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे बताइए कोई ऐसा शब्द। नहीं, फैंटेसी का, फंतासी नहीं। IQ एक्रोनिम नहीं है। IQ एक्रोनिम तब होता जब इसको बोलते हैं इक। अगर आप इसको इक कह रहे होते ना तो ये एक्रोनिम होता। नहीं 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 नहीं, आप अच्छा एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ना 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 ना, मैं आपको बताता हूँ। आपने टिस्को की फुल फॉर्म सुनी? टिस्को क्या होती है? कौन बताएगा टिस्को की फुल फॉर्म? टाटा, हाँ उठ के बोलो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब सोचो कि टिस्को अगर दुर्गापुर में होता तो होता डिस्को, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी। शब्दों के समूह के पहले पहले लेटर को मिला के इकट्ठा किया, वो अपने आप में एक शब्द बन गया, इसको बोलते हैं एक्रोनिम। LGBT एक्रोनिम नहीं है, नहीं PBT भी एक्रोनिम नहीं है। आप नहीं समझ रहे, लेकिन आपने भी ठान लिया कि नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, फोर्सला जैसा वो है। तो एक्रोनिम का मतलब होता है किसी शब्दों के समूह के पहले पहले लेटर को मिला के बनने वाला एक स्वतंत्र शब्द, जिसको खोलने पर वो सारे शब्द खुलते हैं, उसको बोलते हैं एक्रोनिम। अब देखिए CAB अगर बोलते हैं ना, CAB मॉडल तो एक्रोनिम नहीं होता, पर आप इसको कैब कह सकते हैं क्योंकि इसमें शब्द बनने का स्कोप है, कैब कह सकते हैं। आप LGBT में कितनी भी ताकत लगा ले, एक शब्द बन नहीं पाएगा ये। इसको बोलो एक शब्द की तरह से। हाँ ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स अच्छा है, इसको बोलो ना। लगभग नहीं चल पा रहा क्योंकि बीच में स्वर है ही नहीं, केवल व्यंजन है, तो कैसे बनेगा? इसमें बीच में स्वर आ गया तो कैब बन गया। हिंदी में एक शब्द है संभाव्य, और लोग कहते हैं कि ये भी हिंदी का एक्रोनिम है। कैसे है? सम से बनता है संज्ञानात्मक, भा से बनता है भावनात्मक, और व्य से बनता है व्यवहारात्मक। इसलिए जो इंग्लिश में CAB मॉडल है उसी को हिंदी में कहते हैं संभाव्य मॉडल, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें तीनों चीजें साथ साथ हों। अब ध्यान से देखिए, एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में एक एटीट्यूड है, और वो ये है कि किसी चीज को लेकर सोच सकते हैं, जैसे ये कि AC जो है ये बुरा होता है, मान लीजिए मेरे मन में ऐसा एटीट्यूड हो, ठीक है। और अगर मैं केवल सोच रहा हूं तो पर्याप्त नहीं है। पहला पक्ष है संज्ञान, AC बुरा होता है। अगर मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इतना सोचता हूं, तो ये एटीट्यूड नहीं है, ये केवल एक सोच है, विचार है, संज्ञान है। एटीट्यूड बनने की शर्त है कि इस संज्ञान के साथ साथ इसमें भावना का भी समावेश हो जाए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाय एक पवित्र पशु है, ठीक है, मान लीजिए एटीट्यूड किसी के मन में है, संज्ञान है, बचपन से सुना है, स्कूल में गया, वहां बताया गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। बच्चा सोचता है घर में जो वो कौन है, तो फिर उसको पता लगता है कि नहीं मतलब ये आइदर और नहीं होता है, इसमें साइमल्टेनियस हो सकता है। तो गाय हमारी माता है, तो उसके मन में संस्कार बन जाता है गाय हमारी माता है, माँ जैसा सलूक करना चाहिए। एक समय के बाद क्या होता है, सड़क पर गाय को देखते ही बच्चे के मन में इमोशन भी आने लगता है, जो अपनी माँ के साथ आना चाहिए। अगर केवल विचार है गाय हमारी माता है, तो ये एटीट्यूड नहीं है, ये विचार है, राय है। जब विचार या राय इतना मजबूत हो जाए कि उसका संबंध इमोशन से होने लगे, जहां गाय को देखा उसकी पूंछ हिलनी शुरू नहीं हुई थी, आप हिलनी शुरू होगी पहले, क्या बात है गाय जी आ रही है, खुशी के मारे, मतलब खुशी होने लगे मतलब। और आपने गाय के पास जाके उसको सिर से लाया, कैसी हो मम्मा, ठीक हो मम्मी, अच्छा फील हो रहा है मम्मी आपको, रोटी नहीं खाई कल से, देखो रुको 2 मिनट, रोटी लेके आता हूँ, कहीं से रोटी लाके अपने हाथ से खिलाया रोटी माँ को, और खुश हो गए आपकी मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये इमोशन आ गया। हमने एग्जाम्पल में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हम बिहेवियर को बीच में लेके आ गए, थोड़ा बाद में मिला सकते थे।
पहले स्थिति, गाय हमारी माता है, गाय भूखी खड़ी है, गाय हमारी माता है, कहते हुए निकल गया साइड से। गाय को देखा, तो है, क्या हो गया, गाय हमारी माता है। विचार है, इमोशंस नहीं। सेकंड स्टेज क्या हो सकती है, गाय हमारी माता है, गाय सामने, आप खुश हो गई, गाय हमारी माता है, मजा आ गया, माता जी आई है, माता जी आई है। माता जी के मुंह पे लिखा है कि भूख लगी है मुझे। आपने कहा माता जी इतना उम्मीद मत करो यार, सम्मान करने कम है क्या ये, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के, अब ये मत सोचो कि रोटी लेके आऊंगा हमारे लिए, बस मैं खुश होऊंगा, मैं जा रहा हूं। ये भी एटीट्यूड ठीक से बना नहीं है। एटीट्यूड ठीक से तब बनेगा जब आपके पास संज्ञान भी हो, भावनाएं भी हो, और यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो आप उस पक्ष में क्रिया भी करें। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी है, परिस्थितियां अनुकूल हों तो उस पक्ष में क्रिया भी करें, तो कहेंगे कि एटीट्यूड है। और यदि तीनों में से एक भी पक्ष छूट गया तो एटीट्यूड नहीं है। ये जो मैंने बात कही ना कि परिस्थिति अनुकूल हो, इस पर इतनी डिबेट हुई है मनोविज्ञान की दुनिया में, 2 दिन में पढ़ेंगे इस डिबेट के बारे में। प्रयोग हुआ 2 साल प्रयोगशाला अमेरिका में, 2 साल लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद निष्कर्ष निकला कि एटीट्यूड और बिहेवियर में अनिवार्य संबंध नहीं होता है। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ला पियरे नाम का एक आदमी था, उसने रिसर्च की थी, वो रिसर्च समझेंगे क्लास में क्या रिसर्च थी, लेकिन इस बात को बिना रॉकेट साइंस की तरह से एकदम सामान्य भाषा में समझना हो तो मैं भी समझा देता हूं। आप जितना पढ़ते लिखते हैं यूपीएससी के लिए, मैंने कल परसों भी कहा था कि मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि आप में से कोई भी कम से कम किसी एलजीबीटी समुदाय के व्यक्ति का मजाक तो नहीं उड़ाता होगा, है ना। आप प्रचंड समर्थन ना करें, समझ में आता है, विरोध तो नहीं करते होंगे, और आपका मन कम से कम कहता होगा ठीक है, हर व्यक्ति का अपना स्पेस है, हम किसी व्यक्ति के स्पेस में इंटरवीन क्यों करें। ये बात मेरे ख्याल से मैं आप में से 95% के बारे में तो कह ही सकता हूँ, 2-4% की राय भिन्न हो सकती है। मैं सही सोच रहा हूँ? एक बार हाथ खड़ा करें जिनको लगता है हाँ ठीक सोच रहे हैं, बात ऐसा है हमारे साथ, हाँ ठीक है, पर्याप्त है। अब आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं और चारों एक मत से सहमत है कि साक्षात कलयुग आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट तो इतना महाभ्रष्ट कोर्ट है जो कह रहा है कि समलैंगिकता उचित है, और ये शब्द जैसे ही आता है मम्मी तो पर्दा कर लेती है शर्म के बारे, कि छी कैसा जमाना आ गया है, कैसी बात चल रही है आजकल जमाने में। मम्मी अपने ससुर के सामने बैठी है, ऐसा शब्द कैसे सुनेंगे, उस समय नहीं सुन सकती हैं। दादी माँ के ससुर तो नहीं, तो इससे चल रहा है उनका ठीक से। तो एकदम संगीत की तरह आपकी हंसी आती है बीच बीच, बहुत बढ़िया है, ऐसे बीच बीच माहौल बनाते रह कीजिए ना, थोड़ा सा बच्चे बोर हो जाते हैं तो उस समय एक बार वो रिफ्रेशमेंट के तौर पर बीच में आ जाएगा, फिर चलो चलो जल्दी अगली बात क्या, ठीक है। तो गाय हमारी माता है, विचार, गाय को देख के इमोशंस आए, भावना, और उसके प्रति क्रिया करने की तत्परता, अगर कंडीशन ठीक है। और कंडीशन जब ठीक नहीं है तो मैंने एग्जांपल कह दिया, आपको लगता है कि समलैंगिक व्यक्तियों का समलैंगिक संबंधों में होना उनके हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से ठीक है। आप ये नहीं कह रहे कि बाकी लोग भी उस रास्ते पर बढ़े, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी सहजता में जैसा है उसको वैसे रहने का हक मिलना चाहिए, और ये बहुत जेन्युइन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आपके घर में सारे बूढ़े एक साथ बैठ के सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि कलयुग आ गया है। इतने में घर के दरवाजे पे आपकी एंट्री हुई, मतलब ये पाई नहीं है, थोड़ा दूर है, उनको पता लग गया है, कह रहे बस एक ही दुआ है कि हमारा बच्चा ऐसा ना हो। और आप कमरे के अंदर आए और आपके दादाजी ने पहले दांत लगाए अपने और फिर पूछा कि बेटा इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। सबकी जान अटकी हुई है कि हमारा बच्चा क्या जवाब देगा, और आपने यहां पर ये बात जाके बोल दी। एक तो ये हो सकता है, दूसरा आपने खतरा भाप लिया पहले ही, आपने दाएं देखा बाएं देखा, दादाजी के पड़ोस में क्या क्या हथियार रखे हैं वो देखे, पापा के पड़ोस में तमंचा रखा है, चाकू रखा है, ऊपर लाठी रखी है वो देखी, मम्मी के पास चिमटा पड़ा हुआ है वो देखा जो गरम गरम है, और आपने उस समय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपने कहा कि बहुत बुरी बात है। मम्मी ने कहा हाँ बेटा बहुत राहत मिली, तुम दिल्ली में पढ़ते हो इसलिए थोड़ा घबरा रहे थे, दिल्ली के लोग क्या रहे, अरे मम्मी दिल्ली में सब इसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया, मम्मी बर्बाद हो गया सुप्रीम कोर्ट। इन सबकी जो ठंडी आंखें निकलेंगी ना, हाँ हाँ, लगा कि बस हमारा बच्चा बचा हुआ है, बाकी तो सारा संसार खराब हो चुका है। अब आप ये बताएं, आपने ये जो व्यवहार किया, ये व्यवहार अपनी धारणा और अपनी भावनाओं के अनुकूल किया या प्रतिकूल किया? प्रतिकूल किया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि वो आपको सहज व्यवहार करने का मौका नहीं दे रही थी, और जब जब सहज व्यवहार करने का मौका मिलेगा, कोई लालच या भय नहीं होगा, वहां आप वही करेंगे जो आपका मतलब विचार और भाव कह रहे होंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि एटीट्यूड की परिभाषा लिखवा तो दूंगा 3 लाइन में, पहले बताइए कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। एक आखिरी वाक्य सुन लो, अभिवृत्ति 3 संघटक तत्वों का समूह है, अब लिखना मत, लिखवा दूंगा बाद में। 3 संघटक तत्वों का समूह है, विचार पक्ष, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष, जिसमें विचार पक्ष और भाव पक्ष अनिवार्यतः विद्यमान होते हैं, और यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो व्यक्ति उसी के अनुरूप क्रिया भी करना चाहता है। इन तीनों के समुच्चय को अभिवृत्ति कहते हैं। बुझा रहा है कि बुझ गया है? बुझा रहा है, ठीक है, लिखो परिभाषा, लिखो जल्दी से, लिखो परिभाषा। और यदि परीक्षक को आतंकित करना हो, 3 अंग्रेजों के नाम लिख लो जिन्होंने परिभाषा दी थी। ऐसे ऐसे नाम है कि परीक्षक बेचारा ढेरी हो जाएगा कि इसको ऐसे नाम याद कैसे रहते हैं। मुझे तो याद नहीं हो पाए, मैं पढ़ के लिखवा रहा हूं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। एक का नाम है क्रच, KRETCH, क्रच, ठीक है। और दूसरा है क्रचफील्ड, नहीं भाई नहीं, ये सी से है, CRUTCH, और फील्ड, क्रचफील्ड। तीसरा है बेलाची, BALLACHEY,
अब ये बेलाची है कि बेलाकी है भगवान जाने, हमारे यहाँ तो बालूशाही बोलते हैं, लेकिन अब आप इसको बेलाची बेलाकी कुछ भी बोल लीजिए, हमें क्या पता वहां के लोग क्या बोलते हैं, उच्चारण सबका अलग अलग है। इन तीन व्यक्तियों, अच्छा एक आध भूल जाओ तो इत्यादि लगा देना, कोई बात नहीं, ठीक है। इन तीन व्यक्तियों ने 1982 में किताब लिखी और उस किताब का नाम जो है वो है इंडिविजुअल इन सोसाइटी, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। और इस किताब में एबीसी मॉडल या CAB मॉडल सबसे अच्छे तरीके से है। इन्होंने जो परिभाषा दी वो लिख लीजिए हिंदी में, लिखो लिखिए, किसका नाम, बुक का, इंडिविजुअल इन सोसाइटी, समाज में व्यक्ति, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सोशल साइकोलॉजी है ना, उनके पुस्तकों के नाम ऐसे ही होते हैं आमतौर पर। लिखिए, किसी विषय के संबंध में तीन संघटक तत्वों का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है, का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है। डैश नंबर 1, उस विषय से जुड़े विचार या विश्वास, सिर्फ विश्वास लिखिए, बिलीफ लिखिए, उस विषय से जुड़े विश्वास, कॉमा नंबर 2, उस विषय से जुड़ी भावनाएं, कॉमा, तथा नंबर 3, उस भावना के अनुरूप क्रिया करने की तत्परता, उस भावना के अनुरूप क्रिया करने की तत्परता। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, ये हो गया एटीट्यूड की परिभाषा। अब इसके बाद देखते हैं कि एटीट्यूड्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो बनाइए हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिवृत्ति की विशेषताएं। आपके नोट्स में विशेषताएं दे रखी है, मैं दो दो वाक्य में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात है कि अभिवृत्तियां जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित होती हैं, जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित हो सकती हैं। ये पॉइंट आप समझ ही पा रहे हैं, है ना? एग्जाम्पल में धर्म, भाषा, व्यवसाय, वेशभूषा, देश, जो आपको ध्यान लगे 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपकी राय क्या है, अभिवृत्तियां जन्मजात होती होंगी या सीखी जाती होंगी? सोच के बताओ, अभिवृत्तियां जन्मजात होती हैं या सीखी जाती हैं? जैसे अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद हैं तो ये आपको जन्म के समय से पसंद है या बाद में पसंद आई? पक्का? चलो ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे एक बच्चा पेट के अंदर है, माँ के पेट में, अभी मतलब आया नहीं है, लेकिन 5-6 महीने का हो गया है, 3 महीने भी उसको परिपक्व होने में लगेंगे, लेकिन बच्चा हरकतें करने लगता है पहले ही, आपको पता ही होगा, फिल्मों में देखा ही होगा। तो क्या होता है कि माता के लिए इस बात की गारंटी कि बच्चा स्वस्थ है एक ही होता है तरीका कि बच्चा पेट के अंदर लात मार रहा है कि नहीं मार रहा है। तो छोटे बच्चे क्या होता है, बहुत छोटी जगह में टाइट बैठे होते हैं अंदर, बेचारे मुड़े मुड़े तोड़े होते हैं एकदम, तो जब थोड़ा टांग में दर्द होता है लात मारते हैं बाजार में खींच के, तो उससे माँ को पेट में गुदगुदी होती है, उसको लगता है कि चलो ये ठीक है, ऐसा मतलब ठीक फील कर रहा है। और यदि बच्चा लात वात ना मारे एक आध दिन तो माँ सदमे में आ जाती है कि हाय मेरा लाल, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ था, अभी से शांत पड़ गया है। फिर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर अपने तरीके से देखता तो ठीक है, मतलब सोया हुआ है, सोएगा भी नहीं, क्या लात मारता रहेगा हमेशा, सो रहा बेचारा। तो क्या होता है कि उस टाइम पर आजकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं कि बच्चों को म्यूजिक सुनाते हैं, बच्चा तो क्या माँ को सुनाते हैं बेसिकली, माँ के माध्यम से बच्चे तक म्यूजिक पहुंच जाता है, उसके कान तक, कान उसके एक्टिव होने लगते हैं उस उम्र तक। और ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे किसी खास गाने पे लात मारने लगते हैं और दूसरा बच्चा उस गाने पे दम लात नहीं मारता। कुछ तो ऐसे छटे हुए होते हैं गजल पे लात मारते हैं कि अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी से ब्रेकअप हो गया इसका पहले और गजल में मस्त हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, या इसी का एग्जांपल चेंज कर लेते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, अभी बच्चे की उम्र है 3 मिनट, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, सद्य उत्पन्न है, और किसी वजह से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा चलो इसको कोई बात नहीं, बाहर का कुछ भोजन करवा देते हैं ताकि स्वस्थ रहे। 6 घंटे बाद, एक दिन बाद का सोच लीजिए, ठीक है, अब तक उसने केवल अपनी माँ का दूध पिया, उसके अलावा कुछ नहीं, उसको भोजन का नहीं पता, अब तक अंदाजा नहीं है। अरे आप 6 महीने बाद का सोचे ना, क्यों बच्चे को स्वस्थ कर रहे हैं, बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, माँ भी स्वस्थ है, 6 महीने उसने भारत सरकार की बात मान के बच्चे को केवल माँ का दूध दिया गया है। अब माँ ने कहा कि 6 महीने हो गए बेटा, अब निकल लो यहाँ से, अपना खुद सर्वाइव करो। तो पहली बार इसको क्या पिलाएं? बाप ने कहा बियर पिलाते बाप तो बाप होता है। माँ ने कहा ना, मैं तो इसको करेले का जूस पिलाऊंगी। बच्चा सोच रहा दोनों बड़े पीस मिले, मुझे तो कोई बढ़िया बात बोली थी ना। अंत में चली माँ की, करेले का जूस लाया गया और एक ड्रॉपर से लेके उसकी जीभ पे डाला गया, ठीक है। सामान्य स्थिति ये तो थूक रही है, देखो अभी से। अरे आपको थोड़ा पिला रहे हैं भाई, थू कर रही है, देखो। चलिए ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ, ऐसा केसेस हैं बहुत सारे दुनिया में। 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि पहली बार तो बच्चा अजीब समूह बनाता है, जब भी कुछ नहीं जाता तो अजीब समूह बनाता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके खिलाफ खड़ा हो गया होगा।
10 20 सेकंड के बाद सही पता लगता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। और ऐसा हो सकता है कि 10 में से 9 बच्चे करेले का जूस टच करते ही ऐसा मुंह बनाए कि उल्टा ही हो जाए उसके बाद कि चाहिए नहीं कुछ हमें अब। और 10वां बच्चा 10 20 सेकंड की अजीब प्रतिक्रिया के बाद फिर मुंह खोल ले, जी बाहर निकाल ले और मुंह बार बार ऐसे ऐसे करे, कहाँ गया अभी लाओ और लाओ, ऐसा होता है। और फिर उसके माने ड्रॉपर से एक बूंद डाला उसके मुंह में, वो चटखारे ले लेके पिए जा रहा है, जीभ लपलपा रहा है बार बार कि और डालो, सप्लाई बढ़ाओ इसकी ऐसा कर सकता है। ये एग्जांपल्स वो हैं जो मेडिकल साइंस में देखे जाते हैं, ये कोई रेयर एग्जांपल नहीं है। चाहे संगीत का हो पेट के अंदर, चाहे पैदा होने के बाद पहली बार के भोजन का एग्जांपल हो। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 9 बच्चों ने करेले के जूस को लात मार दी, 10वां चटखारे लेके पीने लगा। ये एटीट्यूड है या नहीं है किसी खास भोजन के प्रति? सकारात्मक या नकारात्मक रुझान? रुझान तो है। 3 बच्चों ने उस संगीत पर कोई वाइब्रेशन नहीं दिखाया, शांत पड़े रहे, और एक बच्चा अंदर नाचने लगा, धड़ाधड़ नाचने लगा उस संगीत को सुन के। सकारात्मक रुझान है। नकारात्मक भी हो सकता है कि बेचैनी से क्या चला रखा है उसको, किस भाव से लात मार रहा हूं, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ रुझान तो है ही। जी, उसकी मां सुनती तो होगी रोज वो संगीत लेकिन हरियाणा से हो, मैं भी वहीं से हूं, मजा आ गया मुझे मेरी मिट्टी की सुगंध आई है, एकदम जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीब सी। हाँ, लेकिन ये बात है कि ऐसा होता है कि अगर माँ करेले का जूस ना पीती हो तब भी बच्चा कोई कोई पसंद कर सकता है। खास बात ये है, ये संभावना होती है कि माँ का टेस्ट बच्चे में चला गया, ये संभावना है। लेकिन अगर ये भी है तो जन्मजात है या सीखा गया है? अगर ये भी है तो जन्मजात है। और अगर ये नहीं है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी हैं कि माँ को एक भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे को पहली बार वो करवाया, बच्चा खुश हो गया, तब भी जन्मजात है। और दोनों ही स्थितियों में ये बात मान के चलना पड़ेगा कि अभिव्यक्तियों का कुछ हिस्सा जन्मजात हो सकता है। तो ये वाला जो है ना रिसर्च 1980 के बाद की, 1980 तक दुनिया भर में सहमति थी कि अभिव्यक्तियां सीखी जाती हैं। 1980 के बाद ये सहमति बननी शुरू हुई कि कुछ हिस्सा जन्मजात भी होता है। जन्मजात वाले पर कल मैं आपको लिखवाऊंगा भी और पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा क्या क्या रिसर्च अब तक हुई है। अभी के लिए लिखेंगे सामान्यतः सीखी जाती हैं, अभिव्यक्तियां सामान्यतः सीखी जाती हैं। इस बात पर एक सहमति है, एटीट्यूड्स आर जनरली लर्न्ड, सीखे जाते हैं। ठीक है, इस पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, बहुत सीमित मात्रा में जन्मजात हो सकते हैं, और साथ में लिखिए इस पर विस्तृत चर्चा आगे होगी। बहुत सीमित मात्रा में जन्मजात प्रभाव हो सकते हैं। और जब भी ये बात लिखेंगे ना, 3 अंग्रेजों का नाम लिखने के बाद लिखना इन्होंने ऐसा माना है, तो उसके बाद बात में प्रामाणिकता रहती है। अंग्रेज कह रहे हैं, मजाक है क्या? ठीक है। तीसरी बात है, एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली परमानेंट। इसको कहेंगे सापेक्षतः या प्रायः स्थायी होते हैं। आसान भाषा में लिखो ना, लगभग स्थायी होते हैं। जैसे मूल्य थे ना, मूल्यों की तुलना में कम स्थायित्व है, लेकिन ये भी स्थायी होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब तक कोई बड़ा परिवर्तन ना आए, ये वैसे के वैसे रहेंगे। आपके एटीट्यूड्स आमतौर पर जैसे बने होंगे शुरू में, चलते रहेंगे वैसे, और कोई बड़ा परिवर्तन आएगा तो चेंज हो जाएंगे। चौथा, आप ये बताएं कि एटीट्यूड का संबंध केवल विचारों से है या वो आपको किसी खास किस्म के कार्य के लिए प्रेरित भी करते हैं? तो इनमें प्रेरणा देने की शक्ति होती है, या कार्यों के लिए प्रेरणा देने की शक्ति होती है। कार्यों के लिए प्रेरणा देने की शक्ति होती है एटीट्यूड्स में, ये उनकी एक विशेषता है। इसको बोलते हैं मोटिवेशनल प्रॉपर्टी, ये इनकी एक एक्स्ट्रा विशेषता मानी गई है। इसके बाद एक बात और बताइए कि क्या सभी लोगों में एटीट्यूड्स में इंटेंसिटी सेम होती है या कम ज्यादा हो सकती है? विभिन्न व्यक्तियों में अभिव्यक्तियों में तीव्रता का अंतर दिखाई पड़ सकता है। तीव्रता का अंतर हो सकता है या होता है, प्रायः होता है। विभिन्न व्यक्तियों में अपनी अभिव्यक्तियों के प्रति तीव्रता का अंतर प्रायः दिखता है। चलिए अब ये बताएं अंतिम बात कि सामान्यतः किसी अभिव्यक्ति में कितने पक्ष होते हैं? 1, 2 या 3? सामान्यतः 3 पक्ष होते हैं, 3 पक्षों से या 3 संघटक तत्वों से निर्मित। तीन संघटक तत्वों से निर्मित होते हैं। कौन कौन से? संज्ञान, भावना और क्रिया की तत्परता। क्रिया नहीं, ऐसा हो सकता है कि क्रिया हम वैसी ना करें क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं है। अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो क्रिया हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो क्रिया नहीं होगी, किंतु क्रिया करने की तत्परता होगी जरूर। आपका मन करेगा कि मैं वो क्रिया करूं, चाहे आप कर पाए चाहे ना कर पाए। तो 3 में क्या लिखेंगे? संज्ञान, भावना, और तीसरे में क्रिया की तत्परता या क्रिया की मंशा, कि क्रिया करने की इच्छा है, मन है। एक अंतिम बात ये बताइए कि ये हमारे, जब हमने कहा कि जगत के किसी भी भौतिक मानसिक विषय से संबंधित हैं, तो क्या मैं अंतिम बात ये कह दूं वृत्ति के बारे में, हमारे सामाजिक व्यवहार का सबसे बड़ी मात्रा में नियंत्रण हमारी अभिवृत्तियां करती हैं। आप पता नहीं इसका महत्व समझ रहे हैं? नहीं, हम 24 घंटे सोने का समय निकाल लीजिए, 17 कर लेते हैं, हम लगभग 16-17 घंटे जितना जागते हैं उस पूरे समय में अपने एटीट्यूड्स के बेस पे ही काम करते रहते हैं। सुबह उठे तो कितने बजे उठना है, ये भी आपका रुझान का मामला है। उठ गए तो ब्रश अभी करना है कि शाम को करना है, रुझान का मामला है। ब्रश करना है तो कौन सा टूथपेस्ट अच्छा लगता है, ये वाला कि वो वाला, रुझान का मामला है। हर चीज में रुझान का मामला है। कपड़ा कौन सा पहनना है, वो रुझान का मामला है। कलर कौन सा, रुझान का मामला है। पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, रुझान का मामला है।
हर क्षण आपको एटीट्यूड्स के बेस पे फैसले करने होते हैं। इसलिए व्यक्ति का सामाजिक जीवन, लगभग सारा सामाजिक जीवन एटीट्यूड से नियंत्रित होता है। लगभग संपूर्ण सामाजिक जीवन अभिवृत्तियों से प्रभावित या नियंत्रित होता है। लगभग सारा सामाजिक जीवन अभिवृत्तियों से प्रभावित या नियंत्रित होता है। यहां तक की कहानी स्पष्ट हो गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, इसके बाद के जो प्रश्न है वो कुछ चीजों की तुलनाएं हैं, जैसे एटीट्यूड और ओपिनियन क्या है, और फिर एटीट्यूड और विश्वास क्या है। तो हम 2-3 शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, अभिवृत्ति की तुलनाएं, एटीट्यूड एंड कंपैरिजंस। ठीक है।